नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 20 फरवरी का दिन ढल चुका है। वो दिन जिसका पिछले 10 दिनों से इंतजार हो रहा था। सबकी नजरें टिकी थी, आखिर बिहार की सियासत किस करवट बैठेगी, सदन में क्या होगा, मांझी साबित कर पाएंगे बहुमत या नीतीश बनेंगे सीएम। ये तमाम सवाल जहन में चोट मार रहे थे और अब उन तमाम सवालों का जवाब मिल चुका है। 20 फरवरी की तारीख ने बिहार के भविष्य की कमान एक बार फिर से नीतीश के हाथों में सौंपने का जवाब दे दिया है। एक नई तारीख अब तय हो चुकी है, 22 फरवरी, जिस दिन नीतीश की फिर से ताजपोशी होगी। लेकिन इतिहास के पन्ने जब भी पलटे जाएंगे तो 20 फरवरी की तारीख सबसे पहले जहन में चोट मारेगी। सवाल होंगे कि 20 तारीख को जो कुछ हुआ, क्या वो सब 22% वोट के लिए हुआ? मांझी का इस्तीफा, बीजेपी का मांझी को समर्थन और नीतीश का सीएम बनने की कवायद, ये सब 22% के इर्द गिर्द ही रखकर सवाल पूछे जाएंगे। और इसे इत्तेफाक ही हम कहेंगे कि नीतीश की ताजपोशी 22 फरवरी को ही होने वाली है। ऐसे में सवाल है कि 22 तारीख से सीएम बनने के बाद 22% को कैसे फिर से साधेंगे नीतीश, और मांझी के बहाने क्या 22% को बीजेपी, आरजेडी, एलजेपी जैसी पार्टियां भी साधने की कोशिश करेंगी, और कैसे? क्योंकि मांझी ने भले ही इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन कहा जा रहा है कि वो जाते जाते 22 को साध गए, तो फिर 22 सधेगा कैसे? इसी पर आज महाबहस अगले 2 घंटे तक। जी हां, 22 साधे तो सब सधे, क्योंकि 20 फरवरी को जो कुछ हुआ, माना जा रहा है कि उस 22% को साधने के लिए तमाम पार्टियों ने दांव आजमाए। बीजेपी ने मांझी को समर्थन दिया, मांझी ने इस्तीफा दिया, ये कहते हुए कि एक महादलित को प्रताड़ित किया जा रहा था। आरजेडी की तरफ से चुप्पी साधे रखी गई। लालू प्रसाद यादव सधे हुए अंदाज में उन्होंने प्रतिक्रिया दी, और नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि महादलित शब्द का इजाद तो उन्होंने किया, ऐसे में वही हैं सबसे शुभचिंतक महादलित के। लेकिन सवाल है कि अब मांझी की इस एपिसोड के बाद 22 सधेगा कैसे और किससे सधेगा? क्योंकि जब इस्तीफा दिया जीतन राम मांझी ने, उसके बाद महादलित सीएम के अपमान की बात कहते हुए बीजेपी समर्थन की बात कहती रही, तो नीतीश ने बीजेपी पर कास्ट कार्ड खेलने का आरोप लगाया, और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कास्ट कार्ड खेलने के लिए नीतीश पर पलटवार किया। सवाल है कि कास्ट कार्ड खेल कौन रहा है? और आज बीजेपी बड़ा भारी कास्ट कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। तो भाई, बिहार में तो दलित महादलित समाज के मुख्यमंत्री पहले भी रह चुके हैं, भोला पासवान शास्त्री जी, रामसुंदर दास जी, लेकिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर पहली बार एक दलित, जो बाद में महादलित श्रेणी में आए, वो विराजे हैं। और उनके निष्पक्ष निर्णय पर और जिस ढंग से उन पर हमला किया, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, ये क्या महादलित का सम्मान है? आज वो बीजेपी से कह रहे हैं कि बीजेपी कास्ट कार्ड खेल रही है। तो महादलित को मुख्यमंत्री बनाते समय तो बड़ा जोर शोर से प्रचार किया गया कि हमने एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया है, और आज जब ये दांव उन पर उल्टा पड़ रहा है तो कह रहे हैं कि बीजेपी कास्ट कार्ड खेल रही है। कह रही कि केंद्र के नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद ये सारी स्क्रिप्ट लिखी गई। तो भाई, मांझी जी को मुख्यमंत्री आपने हमसे पूछकर नहीं बनाया, नरेंद्र मोदी से पूछकर उनको हटाया नहीं। दिल्ली जाने के पहले ही जीतन राम मांझी और शरद यादव और नीतीश कुमार की समझौता वार्ता फेल हो गई। उसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी कहां थे? सवाल बीजेपी पर भी उठे और सवाल लालू प्रसाद यादव पर भी उठे, और खुद मांझी ने आज सवाल उठाए। मांझी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी उनके पक्ष में पिछड़े तबके का होने का हवाला देते हुए ये कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव साथ हैं मांझी के, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव क्यों चुप हैं और इतने दिनों से क्यों चुप्पी साधे रहे? और लालू प्रसाद यादव ने प्रतिक्रिया दी छोटी सी कि पहले ही इस्तीफा दे देते मांझी तो अच्छा होता। माननीय लालू प्रसाद यादव जी को जो हाल तक उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का सबसे निचले पायदान पर रहने वाले जीतन मांझी को मौका मिला है, तो हम इसको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन इधर 15 दिन में पता नहीं कौन करिश्मा हुई, किस तरह की बातें आई कि उन्होंने भी चुप लगा दिया। दिन पहले ही मांझी जी को इस्तीफा कर देना चाहिए था।
ये बीजेपी के चक्कर में पड़ के अपना भी भविष्य गंवाए। खैर जो भी हुआ स्वागत है, मिलजुल करके काम करिए, बीजेपी को हराने में लगिए। और हमारे साथ जो इस वक्त पैनल में मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं रविंद्र राय जी, मांझी कैंप के हैं, और जाहिर है चेहरे पर आज मुस्कान थोड़ी कम होगी, या ठीक है मुस्कान है? हाँ है, बिल्कुल है। रामानुज प्रसाद जी हैं हमारे साथ आरजेडी की तरफ से, और मंटू जी हैं हमारे साथ जेडीयू की तरफ से, नीतीश खेमे की तरफ से। अब खेमेबाजी नहीं है मंटू जी, अब नीतीश जी सीएम बनने जा रहे हैं, चेहरे पर आपके मुस्कान ज़्यादा नजर आ रही है, ये नेचुरल मुस्कान है सर। लेकिन सबसे पहला सवाल, जो 22% के इर्द गिर्द राजनीति घूमती जा रही है और शायद आने वाले दिनों में घूमती रहेगी, भले ही मांझी इस्तीफा दे चुके हों और शायद इस्तीफा देने के बाद और ज़्यादा घूमेगी तेजी से। मेरा सवाल सबसे पहले रामानुज जी आपसे होगा। लालू प्रसाद यादव पर सवाल उठाया है मांझी जी ने और कहा है कि जो कभी कहते थे कि पिछड़े तबके के हैं मांझी, महादलित हैं, मुसहर जाति के हैं, यहाँ तक वो कह चुके हैं और उनके साथ हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इन 15 दिनों में जब मांझी जी को जरूरत थी, मुश्किल में थे, उस वक्त लालू प्रसाद चुप थे और जब बोले तो कहा कि पहले इस्तीफा दे दे तो अच्छा होता। देखिए, ये भी सत्य है कि मांझी जी का चयन जनता दल के लोगों ने, जनता दल के लोगों ने किया है, या नॉमिनेशन जो भी कह लीजिए, जब नीतीश कुमार जी के द्वारा हो रहा था और भी कई नाम मुख्यमंत्री के रूप में चले थे, लेकिन हमारे नेता ने आगे बढ़ कर के जीतन राम मांझी जी के लिए ये किया। और हम लोगों ने सहर्ष इस बात को कहा कि हम जनता दल यू को बदली हुई परिस्थिति में सारे जलानत सहने के बाद, ये हमारे भाई जो कहते, मैं ही कह रहा हूँ कि सारे जलानत सहने के बाद, सब कुछ सारे प्रताड़ना के बाद भी हम लोग आज की जो राष्ट्रीय राजनीति है उसको देखते हुए समर्थन देंगे। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे एजेंडे पर जो हमारा सोशल जस्टिस और सोशल एम्पावरमेंट की जो हमारी मुहिम और लड़ाई है, उसमें ना मेरी बात सुनीता जी पूरी करने दी, लेट मी फिनिश। तो समर्थन किसे देंगे आप? हम मेरी बात करिए ना। तब हम लोगों ने दोनों ही को ये किया था, पार्टी का ही होता है, व्यक्ति का नहीं होता है, जनता दल यू का ही था, लेकिन हम लोगों ने मांझी जी को सहर्ष किया और इसका मांझी जी ने सकारा है। हमारे नेता अंत तक बचाते रहे, इनके बीच समझौता कराते रहे, वो बैठ करके, बल्कि मकर संक्रांति के आप लोगों ने चलाया कि मकर संक्रांति के नीतीश जी बीमार थे, उस दिन भी हमारे नेता लालू प्रसाद जी शरद जी को और मांझी जी को लेकर के नीतीश जी को यहाँ बैठे, उनको देखने गए और ये समझौता हुआ कि भाई मिलजुल करके काम करिए। जो हम लोगों ने चलाया हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक जो है सेकुलर और सोशलिस्ट फोरम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसमें कहीं दरार न पड़े, दोनों के बीच काफ़ी बात हुई। लेकिन ये बात भी सत्य है कि मांझी जी, देखिए मांझी जी चूँकि रूसे रहते तब मानते, कोई रूसा हुआ व्यक्ति मान जाता है, कोई सख्त रूसे हुए थे नहीं, इनका हिडन एजेंडा था, ये ट्राईफुल थे, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज ए लीडर। भी मैंने इनका ये था कि हमको मुख्यमंत्री नहीं रहना है, मुख्यमंत्री अगर रहना चाहते, मैं कहता हूं मांझी जी को कोई नहीं हटा पाता, नीतीश जी भी नहीं हटा पाते। इसमें एक सवाल जोड़ूं, माफ कीजिए, सुमित जी मुझे मुझे कहने दीजिए, मैं कहता हूं कि मैंने आगे भी रहते, मांझी जी इसी टर्न में नहीं, आगे भी रहते, लेकिन मांझी जी रहने के लिए तैयार नहीं थे। माफ कीजिएगा, आपने कहा कि वो लीडर बनना चाहते थे, एक महादलित अगर लीडर बनना चाहता है तो उसमें क्या गलत? नहीं, देखिए, लेकिन पार्टी को गंवा करके नहीं, मेरी बात सुनिए ना, लीडर बने, वो बहुत बड़ा लीडर बने, लेकिन जिस दल का अपने बनने, हमारी बात है ना, जिस अपनी बात आ रही थी कहीं, जिस दल का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिस दल के लोगों ने उनमें आस्था व्यक्त किया था, उसके जड़ को खोद करके नहीं, जिस लड़ाई के तहत उनको बनाया गया, वो जाकर के बीजेपी के हाथ के खिलौना हो गए। और इससे हमारी लड़ाई है, पूरे राष्ट्र आज लड़ रहा है कि वो व्यक्ति जो देश को कह के आया था विकास की बात, और रोज जो है सो बच्चे पैदा करो तो लव जिहाद, तो धर्म वापसी, तो घर वापसी, ओबामा को आके कहना पड़ा राष्ट्र के सेकुलर और सोशलिस्ट को तो डूब मरना चाहिए कि ओबामा आके मरना चाहिए, मैं अमेरिका से कह रहे हैं। और अब ये देश की जो स्थिति है, उस सवाल का जवाब दीजिए। वो ऐसे मंत्री को जो हरामजादा कहती है, ठीक है, मैं उसको हटाने के बजाय उस पर नहीं आते। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं सर, उसका जवाब दीजिए मुझे। आप कह रहे हैं कि मांझी जी पार्टी की जड़ को खोद कर लीडर बनना चाहते थे। अगर मांझी जी लीडर बनना चाहते थे तो पार्टी क्या सपोर्ट कर रही थी जो उन्हें जड़ खोदना पड़ा? मैं बता रहा हूं, उन्हें हटाने की कोशिश हो रही थी, तभी तो इसका जवाब है, मांझी जी जो वेलफेयर के काम कर रहे हैं,
मांझी जी जो वेलफेयर के काम कर रहे थे, चाहे वो डाउन टोडन के लिए कर रहे हो, मास के लिए कर रहे हो, वहां तक नहीं। लेकिन मांझी जी के रोज जो उलूल बयान आते थे, और वो बयान अगर मान ली कि आप लीडर बनने के किसी समाज को गाली बक रहे हैं, किसी को विदेशी कर रहे हैं, किसी को कर रहे हैं फलाने जगह से आए हो, कोई कह रहे हैं रोज मंदिर धो रहे हैं, फिर वो मंदिर जो धोया उसी के गोद में जाके बैठ जा रहे हैं। ये जो उनके डे टू डे का जो एक्टिविटीज था, ये साबित कर रहा था कि ये बेचैनी में है। और तो लालू जी क्यों चुप? अपने दिमाग से नहीं थे, उन बयानों अपने दिमाग से नहीं थे। ठीक है, नहीं, जिस दल का, जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे, लालू जी चुप क्यों रहे? मैं कह रहा हूं ना, लालू जी समझा, जिस दल का, जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे, उसके सोच के, उसके एजेंडा के खिलाफ कर रहे थे मोदी जी, हम भी आपके मुरीद हो जाएंगे। तो ये क्या था जिससे हमारी लड़ाई है, उसके गोद में बैठ करके हमारी पर वार कर रहे थे। तो हम समझते हैं कि उसके बाद भी हम लोग सह रहे थे। नीतीश जी के घर जेडीयू का मामला हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आज भी मैं कहता हूं कि हम लोग इससे दुखी हैं, खुश नहीं है। लेकिन जो एक चीज हुआ है, हम लोग दुखी हैं आज भी, हम लेकिन आपने दुख जाहिर हमारा नहीं, हमारा ही एजेंडा है। ये राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग अम्बेडकर, लोहिया, ज्योतिबा फूले और ये करते हैं। और वो भाजपा जो भाजपा देश के गंगा जमुनी तहजीब को ध्वस्त किया, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन जिसने किया हो उसने किया। ठीक है, मैं आरजेडी पर और आरजेडी और मांझी के बीच जो कुछ हुआ उस पर मैं आता नहीं। आज भी हम लोग हैं, आज आप दुख है, आपको दुख ही इस बात का, किस बात इस बात का दुख है कि जो प्रकरण हुआ और जो हट गए, इस बात का दुख है। कल आप सुमित झा जी, कल भी मैं आपके चैनल पर था, आप ही ने दिखाया था कि 16 मिनट के अपने संबोधन में मांझी जी, मैं बीजेपी सर, मैं 2 घंटे टाइम है, बहुत वक्त है, मैं बीजेपी पर आऊंगा, सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ। रामानुज जी, अभी वक्त है, मैं आरजेडी के एक्सपेक्ट में आपसे आरजेडी के पहलू से मैं देखिए कि आरजेडी आज भी दलित समुदाय के साथ है। आज भी हम लोग जीतनराम मांझी, बिल्कुल जीतनराम मांझी जी से आग्रह करते हैं, जीतनराम मांझी जी आप सब लड़ाई लड़िए डाउन टोडन सोसाइटी के लिए, लेकिन आप उसके गोद में मत जाके बैठ जाइए। वो कहां जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो कह रहे हैं कि नई पार्टी बनाएंगे, आप साथ हैं। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बीजेपी के प्लान को, उनके गेम प्लान को फेल किया। लेकिन आरजेडी तो साथ नहीं है, जाने के बजाय राजभवन गए। आरजेडी साथ नहीं है, आरजेडी तो साथ नहीं है ना, मांझी के साथ है, सहानुभूति है। लेकिन आरजेडी बीजेपी के साथ जाते हुए मुद्दा पर नहीं होगा। आरजेडी की लड़ाई बीजेपी से है। वो कह रहे हैं बीजेपी से बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद वो देखिए बीजेपी की बात, सबसे बड़ा जो अगर कोई है देश दुनिया में पहचान, ठीक है, सेकुलर पॉलिटिक्स। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि सहानुभूति है, आप कह रहे हैं मांझी जी के हम साथ हैं, लेकिन साथ होकर भी आप कहां हैं? नीतीश जी उन्हें कोस रहे हैं, आप नीतीश जी के साथ खड़े हैं। हम लोग मांझी जी नई पार्टी बनाने का, आज भी करें, नई पार्टी बनाने का विचार कर रहे हैं क्या? एक सेकंड सर, एक सेकंड, बीजेपी के साथ मांझी जी नई पार्टी बनाने का, दिल्ली में मेरा सवाल सुन लीजिए। सुशील मांझी जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सर, तो ये इसको फेल करने के लिए देखिए फिर सवालों से भागना होगा, सवालों से भागना होगा। मांझी जी नई पार्टी बनाने की बात कह रहे हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल, आप क्या उनके साथ रहेंगे? बीजेपी का अगर साथ नहीं जाते हैं, नई पार्टी बनाने की बात कही। हाँ बिल्कुल, उस नई पार्टी के साथ आप चाहेंगे कि गठबंधन हो? आपके सवाल को मैं समझ गया जी। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुल्लम खुल्ला कहा है, मांझी जी आपने किया, भाजपा के प्लान को आपने फेल किया, इस्तीफा दिया, स्वागत है। देखिए आप आइए, सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करिए, उसके पाले में मत जाइए, सब लोग मिलकर बीजेपी को हराइए। इसका मतलब ये आह्वान नहीं, आमंत्रण है, आमंत्रण है नीतीश कुमार की तरफ से आमंत्रण है। लड़ाई को मजबूत करने के लिए जब जेल में भेजने वाले के साथ, होने के बाद, आतंक राज कहने वाले के साथ समझौता कर सकते हैं और जा सकते हैं बड़े फोर्ट के लिए, बड़े लड़ाई के लिए, जो हम लोग इतना बड़ा कलेजा रख सकते हैं, तो मांझी जी के साथ, मांझी जी तो वही उसी समाज की बात कर रहे हैं। मंटू जी के पास जाऊं उससे पहले, अगर इतना बड़ा कलेजा है तो फिर क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे अगला चुनाव लड़ेंगे? अरे नीतीश कुमार को भी मानना पड़ेगा, मांझी जी मान जाएंगे तो नीतीश जी भी मान जाएंगे। बिल्कुल, मैं सवाल कुछ और है। हाँ, बिल्कुल, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आरजेडी जाएगी। नीतीश जी को भी अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है, नीतीश जी को भी राष्ट्रीय स्तर पर अगर सेकुलर फोरम को स्ट्रांग करना है, सोशलिस्ट फोरम को स्ट्रांग करना है, तो मैं समझता हूं कि राजनीति में सारे गिले शिकवे हम समझते हैं मांझी जी और गिले शिकवे मिटेंगे नहीं है, गिले शिकवे मिटेंगे। हम लोगों को अभी मांझी जी को जेल नहीं भेजवाए हैं, हम लोग को जेल भेजवाया गया, हमारे नेता को कौन पर तारना नहीं हुआ, जंगल राज कहा गया, आतंक राज कहा गया, आपने कहा कलेजा बड़ा है, ठीक है, लोगों ने स्वीकार किया। मंटू जी
आमंत्रण आरजेडी की तरफ से, आपकी तरफ से भी आमंत्रण है। गिले शिकवे मिटाकर मांझी जी को आप साथ ले आएंगे। जी ने भी कहा है, नेता नीतीश जी ने तो अपने किसी में कहा ही है कि हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है और हम एक जाति धर्म की बात नहीं करते। बिहार में सुशासन की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं और न्याय के साथ विकास, सभी समाज सभी धर्मों को साथ लेकर बिहार को आगे लेकर चलने के लिए हम सबके साथ लेकर चलेंगे। इसमें कहीं किसी से आपत्ति नहीं है। उन्होंने उन पर भरोसा किया, उन्होंने विश्वासघात किया, उनका काम है। नीतीश जी का काम है बिहार को आगे ले जाना और बिहार को हमेशा आगे ले जाने का काम करते सबका साथ लेकर चलते तो मांझी का साथ लेकर क्यों नहीं चले? मांझी के साथ कोई परिवार नहीं है, नहीं तो उनका ठीक है। परिवार पूरा बिहार है और बिहार के परिवार के सब लोग उनके हैं और उन सबके भलाई के लिए सोचते रहते हैं और सोचते रहेंगे। मंटू जी, लेकिन सबका साथ अगर आप चल रहे हैं सबका साथ लेकर, तो मांझी जी का साथ क्यों लेकर क्यों नहीं चले? और अगर आप कह रहे हैं कि दोबारा मांझी के साथ आ जाएंगे, तो फिर अगर फिर मांझी जी कुछ बोलेंगे, फिर कहेंगे कि हिडन एजेंडे पर काम कर रहे हैं, फिर आप हटा देंगे, तो ये तो बुलाएं। किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, हमारे पार्टी का संस्कार में नहीं है। हम सबके साथ सबके विकास के लिए बात करते हैं और मांझी जी क्या किए हैं या किसी से छुपा नहीं है और कौन कराया है ये भी छुपा नहीं है। आप गाली नहीं देते हैं? कभी नहीं। आपकी पार्टी के लोग गाली नहीं देते हैं? क्यों दें गाली? भूल गए आपकी पार्टी के लोग किस तरह से गाली दे रहे थे मांझी जी को? मैं कहूं क्या, हमारे पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अस्थराइज हो किसी को गाली दे। अब एक परिवार में 1000 के लोग होते हैं, लेकिन अस्थराइज व्यक्ति कोई किसी को भूल गए मंटू जी? इतनी जल्दी गाली नहीं दे सकता है। इतनी जल्दी भूल गए? कहाँ भूल गए? हमको याद दिला दीजिए। रविंद्र जी याद दिलाइए। देखिए मांझी जी को कब कब गाली नहीं, देखिए इनके पार्टी के ही एक विधायक हैं जो कहते हैं इसको तो मारेंगे, इसको तो पीटेंगे, इसको ठीक कर देंगे। इनके ही एमएलसी हैं, वो मुख्यमंत्री जी को गाली देते हैं, कार्यकर्ता को। देखिए किसी का व्यक्तिगत जीतन राम मांझी जी को व्यक्तिगत हो गया, आपने दावा किया था को गाली नहीं दी। नहीं, अरे ये तो पूरा सार्वजनिक रूप से मीडिया पर, सार्वजनिक रूप से मीडिया पर, देखिए सार्वजनिक रूप से मीडिया पर आया। कुमार का सिद्धांत नहीं है, कभी संभव नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम सभी आप कह के बुलाते हैं, चपरासी को भी आप कह के बुलाते हैं। नीतीश कुमार जी, मैं कहां कर रहा हूं उन पर सवाल, वो हैं किसी से कोई हमेशा संयमित भाषा में बात करते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि आज भी और ये लोग बागी नहीं है, ये दागी लोग हैं। नहीं, मैं इन पर आता हूं, मैं देखिए बारी बारी से आता हूं सर, मैं बारी बारी से आऊंगा, वक्त है। मेरा सवाल ये है कि आप अगर आप कह रहे हैं कि आज भी जीतन राम मांझी इस्तीफा देने के बाद एक उन्होंने पीड़ा जाहिर की, उन्होंने कहा कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था, गाली मिल रही थी, गाली दी जा रही थी और नीतीश कुमार चुप थे। नीतीश कुमार चुप थे। उनमें यदि होती तो ऐसा काम कदापि नहीं करते। वो जानबूझकर बिहार का लॉ एंड ऑर्डर गिरा रहे थे, विधि व्यवस्था खराब कर रहे थे। इसका आने वाले चुनाव में 15 में भाजपा उसका लाभ ले सके और भाजपा से बड़े पद के लिए उन्होंने इस फिक्स कर लिया था कि हमको अच्छा पद इससे गाली और अगर मिल रही थी तो उस समय नीतीश जी ने, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? नीतीश जी लालची आदमी है, इतना लालच करके इस पूरे समाज को जो महादलित का नाम ले रहे हैं, पूरे महादलित समाज का जो नाम ले रहे हैं, महादलित समाज का इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। और महादलित को किसने सम्मान दिया? पता चल गया क्या कौन किया? नीतीश जी ने क्या बिहार के लिए किया? महादलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी समाज को पता चल गया होगा। किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। लालची कौन है? गरीब का वोट लेने में शर्म नहीं आता, लेकिन लालची आप किसे कह रहे हैं? हो जाते हैं। लालची कह रहे हैं। लालची किसे कह रहे हैं आप? उन्होंने पद के लालच में इन्हें भाजपा से समझौता किया, देश को बिहार को बेचने का काम किया। ये लालची शब्द शोभा दे रहा है, आप भी तो वही कह रहे हैं सर। देखिए ये सब भाषा है क्या? सच्चाई कर रहे हैं और सच्चाई को नहीं तो सच्चाई है तो सच्चाई का एक दायरा होता है कहने का, मैं वही कह रहा हूँ। पहुंचा था बिहारी को सम्मान मिलता था, बिहारी को वही कह रहा हूँ, एक दायरे में आपने नहीं कहा। उन्होंने महादलित के लिए भविष्य की चिंता नहीं किया, अपने भविष्य की चिंता के लिए आमंत्रण भी दे रहे हैं और आप लालची और तमाम चीजें अभी भी कह रहे हैं। रविंद्र जी ठीक है, रविंद्र जी मैं छोटा सा जवाब पीछे खड़े थे, आज सामने आ गए। आप बताइए, मैं छोटा जवाब ठीक है आता हूँ, भाजपा पर मैं आता हूँ, बीजेपी पर अभी आता हूँ। मेरा छोटा सा जवाब, आमंत्रण की बात आरजेडी की तरफ से की जा रही है, ये भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है गिले शिकवे नहीं है, मिटाएंगे। आप भी मिटाएंगे गिला शिकवे मिटाएंगे? अगर आमंत्रण मिलता है तो जाएंगे आप फिर से? एक सेकंड ठीक है, देखिए ये लोग को समय दिए हैं, थोड़ा सा समय ब्रेक पर जाऊंगा सर, मैं इस पर विस्तार से चर्चा विस्तार से हमसे भी जाएंगे, आप जाएंगे आमंत्रण? देखिए अपमान सह करके, स्वाभिमान को बेच करके हम लोग नहीं जाएंगे। उनको अपमानित किया गया, उनका चीरहरण हुआ है। जिस तरह से दलित महादलित को अपमानित किया गया है,
उनके साथ जो भद्दा मजाक किया गया है, उनका वोट लेने में लोगों को शर्म नहीं आती, उनको गद्दी से उतार करके इस जवाब को, इसी जवाब के साथ कंटिन्यू रखूंगा चर्चा को। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। जी 22 साधे सब सधे 20 तारीख से 22 पर चर्चा हो रही है और 22 को ही ताजपोशी है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको जीतन राम मांझी का एक बयान सुनवाते हैं और साथ में नीतीश कुमार का भी बयान सुनिए। ये दोनों बयान याद रहेंगे आपको आने वाले दिनों में। जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार से पूछा हमसे क्या भूल हुई जो हमें हटाने की कोशिश होती रही, और ये कहते हुए कि एक महादलित, एक गरीब तबके के होने के नाते उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा। इसका जिक्र बहुत अहम है। महादलित गरीब तबका, जाहिर है इसके बहाने, इसके सहारे जीतन राम मांझी भी एक नई सियासत अपनी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार तमाम डैमेज कंट्रोल एक शब्द के साथ करते नजर आए, माफी, हमें क्षमा कर दीजिए। दोनों सुनिए। उन्होंने भी चाहा कि हम सत्ता संभालें और हमको मौका मिला था 15 महीना के लिए। 15 महीना में 3 महीना आचार संहिता में जाता, बाकी महीना काम करने का होता। हम काम करते, उस समय अगर हम पार्टी के लिए कुछ गलत साबित होते तो हमको जो सजा देनी थी हम देते। और यही माननीय नीतीश कुमार जी से कहा कि जब आप समझें कि जीतन मांझी ठीक काम नहीं कर रहा है, और कई चैनल में भी कहा है, आपको याद होगा, तो आप अपने श्री मुंह से कह दीजिए कि आप खराब कर रहे हो, हमें 1 मिनट भी इस्तीफा देने में हम चूकते नहीं। लेकिन वो भीष्म पितामह की तरह कि द्रौपदी का चिर हरण हो रहा था और भीष्म पितामह देख रहे थे, उसी प्रकार से हमारे श्रद्धेय नीतीश कुमार जी आज जीतन मांझी जो महादलित है, दलित है, अंतरंग पिछड़ा वर्ग समाज से आता है, उसकी प्रताड़ना हो रही थी, गालियां दी जा रही थी, काम करने से रोका जा रहा था, उसके बावजूद भी अपने श्री मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। वैसी परिस्थिति में हमको लगा कि आज अपना मुंह ये भीष्म पितामह के रूप में है तो निश्चित रूप में है। हमको मैं फिर सार्वजनिक तौर पर अपने किए की गलती स्वीकार करता हूं और पूरे बिहार वासियों से मैं क्षमा मांगता हूं कि भाई मुझसे गलती हुई, माफ कर दीजिए। अब हम फिर कभी इस तरह के भावना में आकर कोई काम नहीं करेंगे। मैं इतना लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। 20 फरवरी की तारीख ने ये तस्वीर भी दिखा दी, और ऐसी तस्वीर जो शायद इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो सबसे पहले जहन में आएंगी। हमारे साथ इस वक्त एक मेहमान भी जुड़ गए हैं, नवल किशोर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता। हम उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले रविंद्र जी, सबसे पहले सवाल, 22% की राजनीति होती रही, लेकिन ये राजनीति जीतन राम मांझी भी तो कर रहे हैं। इस्तीफा दिया, लेकिन उसमें ये कहने की जरूरत, ठीक है आप पूछ रहे हैं सवाल नीतीश जी से कि हमने क्या गलती की, लेकिन ये कहते हुए कि महादलित, गरीब तबके, आप एक संवैधानिक पद पर थे, सीएम थे, सीएम को प्रताड़ित किया गया और वो भी महादलित, ये कहने की जरूरत क्यों? आप भी वही राजनीति कर रहे हैं। देखिए, वही राजनीति नहीं कर रहे हैं। उनको जिस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, गाली देकर के प्रताड़ित किया गया, और उनको काम करने में जिस तरह से हस्तक्षेप किया जाता था श्री नीतीश कुमार के द्वारा, उन्होंने आज इंगित किया है कि हमको मुख्यमंत्री पद तो दे दिया गया, लेकिन कहते थे सब पदाधिकारी को कर दो, ये बोर्ड बना दो, ये निगम बना दो, हमारे अनुसार करो, तुम डम्मी रहो, मेरे आदेश का पालन करता बनो। जब आदेश के पालन करता न बन करके एक जिम्मेवारी पूर्वक काम कर स्वतंत्र रूप से करने लगे तो नीतीश कुमार जी को बुरा लगने लगा। मतलब परेशान किया गया आपके? परेशान, बिल्कुल परेशान। परेशान किसे किया गया? महादलित को, एक महादलित को या एक सीएम को?
देखिए ऐसा सीएम जो महादलित परिवार से जुड़ा हुआ है, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, वो महादलित भी है और बिहार के मुख्यमंत्री भी है। वो अपनी पीड़ा को, अगर वही महादलित ना होते, कम से कम जाति से अलग नहीं, देखा जाति से जाना नहीं जुड़ रहे हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री है। हाँ, लेकिन उनका देखिए जाति प्रथा 5000 वर्षों का पुराना प्रथा है, इसको हम 1 मिनट में नहीं वो आप एडमिट कीजिए कि आप भी वही कर रहे थे। नहीं, कर नहीं रहे थे, लेकिन वो इसलिए बोल रहे हैं कि जिसको महादलित का वोट लेने में, अति पिछड़ा का वोट लेने में, उस गरीबों का वोट लेने में शर्म नहीं आती, लेकिन वही महादलित के बेटा, वही अति पिछड़ा के बेटा अगर मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करता है और आपका बात नहीं मानता, वो पॉकेट में आपका नहीं रहता, आपका आदेश पालक के रूप में काम नहीं करता है, तो उसको आप प्रताड़ित करते हैं, उसको तुरंत हटाते हैं, तिक्रम बाजी भिड़वाते हैं, अपने विधायकों के द्वारा, विधान पार्षदों के द्वारा अपमानित करवाते हैं, खुलेआम गाली दिलवाते हैं। और एक मुख्यमंत्री को कहा जाता है कि पीटेंगे। ये तो खुलेआम देखने की चीज है, कोई मैं छुपा हुआ बात तो है नहीं, छुपा हुआ तो बात है नहीं। मंटू जी एक महादलित, ठीक है, एक जरूर जातिगत राजनीति से ऊपर उठने की कोशिश बिहार के सियासतदान ने नहीं की, हमने शायद नए वोटरों ने जरूर की होगी और या फिर कर रहे हैं, लेकिन तमाम सियासतदान इस सियासत से ऊपर उठने की शायद कोशिश नहीं कर रहे हैं। भले मांझिए, लेकिन इसके इर्द गिर्द प्रताड़ित किया गया, कोई परेशान किया गया नहीं होता। और अभी देखिए आप, ये लोग कह रहे हैं कि महादलित से प्रताड़ित किया गया। अभी हमारे उदय नारायण चौधरी महादलित है, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने मुख्य विपक्षी का दर्जा दे दिया। तो इन्होंने कहा कि ये जातिगता कर रहे हैं, पार्टी काम कर रहे हैं, और विधान परिषद में अवधेश नारायण सिंह सभापति हैं और उन्होंने वहां दर्जा दे दिया। तो उस पर किसी भाजपा के नेता ने नहीं उठाई। और यह महादलित मैं आता हूँ भाजपा को संशोधन विधान परिषद में अवधेश नारायण सिंह ने कोई मान्यता नहीं दी है, एकदम भी है। जबरदस्ती में विधान परिषद का सदस्य हूं, मेरे पास चेयर का पूरा फोटो है। गलथेथरी नहीं, मेरे पास सुमित जी ये सीटिंग अरेंजमेंट का फोटो है, आप देख सकते हैं। देखिए जनता दल सभी ने देखा है, करने की आदत है। कोई सावधानी पद पर बैठा व्यक्ति की कोई जाति धर्म नहीं होती, उसका एक पद होता है। मैं आपके जवाब में, सुनिए एक सेकंड, मैं इनके जवाब, मंटू जी एक सेकंड, आपके जवाब में ही सवाल है, आपके जवाब में ही आपके लिए सवाल है। आपने क्या कहा? संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति कोई जाति धर्म नहीं होता। ठीक है, एक सेकंड, स्पीकर क्या है? संवैधानिक पद है। हाँ, कोई तो आप क्यों सवाल उठा रहे हैं कि स्पीकर महादलित है? आप भी तो काउंटर कर रहे हैं। आपने मंटू जी पूरा होने दीजिए मेरा सवाल। नहीं, आप भी तो उंगली बता रहे हैं, आप भी तो उंगली उठा रहे हैं या नहीं करना चाहिए, आप भी तो उंगली उठा रहे हैं, यही कह के कि स्पीकर महादलित है और महादलित का अपमान कर रहे हैं। इनको आप भी तो संवैधानिक पद को महादलित के नजरिए से ही देख रहे हैं। और संवैधानिक पद पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए। जो निर्णय लेता है, बीजेपी अगर स्पीकर पर, ठीक है, राजनीतिक कर रहे हैं, एक सेकंड, बीजेपी अगर स्पीकर पर सवाल उठा रही है तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि महादलित का अपमान हो रहा है? क्यों उठा रहे हैं सवाल? आप क्यों कह रहे हैं महादलित का अपमान हो रहा है? आप कहिए स्पीकर का अपमान, अभी तो वही कर रहे हैं। आप कहिए स्पीकर का, तो ये वही कर रहे हैं, तो आप भी वही कर रहे हैं। नहीं, वही बता रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिए, यही उनको बोल रहे हैं। तो आप भी तो वही कर रहे हैं सर। नीतीश जी आज वही कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि स्पीकर उदय नारायण चौधरी महादलित हैं, बाद में वो भी कहते हैं कि संवैधानिक पद नहीं देना चाहिए। जाति धर्म नहीं होता है और उस पर पॉलिटिक्स करना या राजनीति हो रहा है, और कुछ कर कौन रहा है? आप भी वही कर रहे हैं। सभी धर्म समाज के लोग वही कर रहे हैं, निराश होते हैं, उस पद की गरिमा होती है, उस पद के अनुसार चलना है। आप भी वही कर रहे हैं। नवल किशोर, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, महादलित एक संवैधानिक पद को खुद जीतन राम मांझी कहते हैं कि महादलित को प्रताड़ित किया गया, पिछड़े तबके को प्रताड़ित किया गया, जबकि वो संवैधानिक पद पर हैं। आप बार बार जोर देते हैं कि महादलित को सपोर्ट कर रहे हैं, महादलित सीएम को, जबकि संवैधानिक पद है। नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि स्पीकर पद पर उदय नारायण चौधरी हैं, महादलित हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। आखिर क्यों? ये सब कुछ सिर्फ 22% के लिए? नहीं, देखिए एक बात, पहले सवाल को संशोधन कर लीजिए जी। कोई आदमी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाने से कोई मुसहर ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। ये जो जातीय वर्ण व्यवस्था है, देखिए इसको नहीं, मैं मानता हूं नहीं होगा। इसको झुठला नहीं सकते हैं। हाँ।
हम यादव हैं तो हम किसी नीचे के पद पर किसी का जूठा उठा लेंगे तो हम चमार नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे। जो वर्ण व्यवस्था है सोसाइटी को, इसको ढुठला के जा नहीं सकते। अरे आप पहले सुनिए ना, हम जानते हैं आपसे ज्यादा ज्ञानी है, पहले सुनिए। बोलिए। ये अभी कह रहे थे कि किसी संवैधानिक पद पर बैठने वाला का जाति धर्म नहीं होता है। नीतीश जी एक ही जाति के अपने स्वजातीय के पूरे हिंदुस्तान से IAS को लियन पर लिया है, तो दूसरा को कहे नहीं लिया, कोई लाला के कहे नहीं लिया है, कोई राजपूत के क्यों नहीं? बड़ी सवाल है, बड़ी सवाल है, किसी ब्राह्मण को कहे नहीं लिया है। जो पढ़ लिख IAS बनते हैं, देख रही है, के नाम पर, सवर्णों के नाम पर, जब ठीक है बोल रहे हैं नवल जी, आपकी तरफ से बोल रहे हैं, नवल जी आपकी तरफ से आप लोग बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, नहीं एक सवाल मैं ऐड करूंगा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि जाति खत्म हो जाती है अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठ जाता है, मेरा सवाल वो नहीं है, लेकिन सवाल नजरिए को लेकर है। अगर संवैधानिक पद पर कोई बैठता है तो क्या हम उसे एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को के रूप में नहीं देख सकते हैं क्या? संवैधानिक पद देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में हम क्यों नहीं देखें? सुमित जी संवैधानिक पद पर बैठे हैं इसीलिए चर्चा हो रही महादलित का, वरना सैकड़ों महादलित को रोज लोटा के मारते हैं, कहां कोई चर्चा करता है? चर्चा इसीलिए हो रहा है कि महादलित का बेटा मुख्यमंत्री भी बन जाए। मैं कई बार आपके चैनल में कहा हूं कि निमड़ा के जाए घर घर के भौ जाए, महादलित का बेटा नीतीश जी ने बनाया, तो नीतीश जी ने ही तो प्रताड़ित किया। नीतीश जी के ही जो नकली चेहरा था उसको जीतन राम मांझी ने उजागर कर दिया। देखिए बात ये नहीं है, और अभी कह रहे थे कि हमारा उदय नारायण चौधरी भी दलित हैं। जीतन राम मांझी में और उदय नारायण चौधरी में फर्क है। उदय नारायण चौधरी राजेश कुमार के हत्यारा हैं, CBI में मामला गया, अरेस्ट भी होंगे। इसलिए एक आदमी के व्यक्तित्व से आप उसको ढकने के लिए, अपनी गलती को ढकने के लिए आप उसको तुलना कहीं कर दी। इंस्पेक्टर कोई किसी का नहीं होता है। मतलब जिस दिन लालू जी को जेल सजा करवा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट नोटिस किया है, इसका मतलब अगर आप मेरा बात बीच में बोलिएगा तो मैं एक बार भी आपको बहस नहीं करने दूंगा। एक बार भी आपको बहस में नहीं करने दूंगा। एक सेकंड प्लीज मंटू जी, बीजेपी की जब चोरी पकड़ी गई है, जब बीजेपी के चोरी पकड़ी गई है, चोरी करके, जो घुसखोरी करके, जो दवा घोटाला करके, जो भंडुओं को रख के काम करता हो, मेरे ख्याल से सवालों से भाग रहे हैं, सवालों से भाग रहे हैं। जब ये बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, अगर ये बोलेंगे तो मैं बात चलने ही नहीं दूंगा। कितने बढ़िया अच्छे से ये बात है, आप बोलते हैं आप बोलिए, मैं बोलता हूं मैं बोलूं, लेकिन मेरा सवाल कहीं दमखम है कि आप नहीं बोलने दीजिएगा। एक सेकंड नवल जी, हाँ ठीक है, वो चुप हो गया। नवल जी पानी पीजिए सर, आराम से पानी पीजिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर संवैधानिक पद पर कोई है, आप भी वही कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तब ये मान लिया जाए कि आप भी कास्ट कार्ड खेल रहे हैं, वो भी खेल रहे हैं, सभी लोग कास्ट कार्ड खेल रहे हैं, फिर मानने में क्या गुरेज है? मानने का बात क्या है? कास्ट है ही तो यहाँ इसमें नहीं मानने का क्या बात है? हम लोग जब शादी बेटी के करने जाते हैं तो कास्ट में खोजते हैं, हम उम्मीदवार देते हैं तो कास्ट के आधार पर देते हैं। मान रहे हैं ना? आखिर नीतीश जी बार बार घूघा तान के पीछे से क्यों कहते थे मैं महादलित के बेटा को बना दिया? जात के कार्ड में खेल रहे थे। आखिर नीतीश जी सुनवाता हूं दोनों बयान, नीतीश कुमार का वो बयान कास्ट कार्ड कौन खेल रहा है, और फिर उसका पलटवार सुशील मोदी पर, क्योंकि आप यहां पर कह रहे हैं कि कास्ट है, लेकिन जब मानने की बारी आती है, जब सवाल पूछे जाते हैं, तो आप में से कोई भी, आपके नेता मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हम कास्ट कार्ड खेल रहे हैं। हम खेलेंगे, हमको उसमें क्या लेना देना है भाई? सुन लीजिए, ये मामला जनता दल। और आज बीजेपी बड़ा भारी कास्ट कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, तो भाई बिहार में तो दलित महादलित समाज के मुख्यमंत्री पहले भी रह चुके हैं, भोला पासवान शास्त्री जी, रामसुंदर दास जी, लेकिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर पहली बार एक दलित, जो बाद में महादलित श्रेणी में आए, वो विराजे हैं। और उनके निष्पक्ष निर्णय पर और जिस ढंग से उन पर हमला किया, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, ये क्या
महादलित का सम्मान है। आज वो बीजेपी से कह रहे हैं कि बीजेपी कास्ट कार्ड खेल रही है, तो महादलित को मुख्यमंत्री बनाते समय तो बड़ा जोर शोर से प्रचार किया गया कि हमने एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया है, और आज जब ये दांव उन पर उल्टा पड़ रहा है तो कह रहे हैं कि बीजेपी कास्ट कार्ड खेल रही है। करीब कि केंद्र के नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद ये सारी स्क्रिप्ट लिखी गई। तो भाई मांझी जी को मुख्यमंत्री आपने हमसे पूछकर नहीं बनाया, नरेंद्र मोदी से पूछकर उनको हटाया नहीं। दिल्ली जाने के पहले ही जीतन राम मांझी और शरद यादव और नीतीश कुमार की समझौता वार्ता फेल हो गई। उसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी कहां थे? दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि कास्ट कार्ड मैं नहीं वो खेल रहे हैं, लेकिन दोनों जानते हैं कि कास्ट कार्ड कौन खेल रहा है। नवल जी, कास्ट कार्ड आप वही तो महादलित सीएम को हम सपोर्ट कर रहे हैं, महादलित के अपमान का हम बदला ले रहे हैं, ये क्या है? कास्ट कार्ड नहीं है क्या? नहीं। अच्छा, वो महादलित हैं तो उनको हम महाभैस्मासुर कह दें, हम उनको महारथी कह दें? नहीं, आप नीतीश मुख्यमंत्री कहिए। मुख्यमंत्री हैं लेकिन दलित है। मुख्यमंत्री को बनाते वक्त आप नीतीश जी का आप पीसी को निकालिए जिसमें बार बार कह रहे हैं मैं तो महादलित के बेटा को बना दिया, महादलित को बेटा को बना दिया। उसी महादलित के बेटा को अपराधियों से गाड़ी सुनवाने लगे, मार खिलवाने लगे। तो क्या कमजोर को मदद करना, संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोकतंत्र के हत्या करता हो उसमें मदद करना, जो गांव और गरीबों के पक्ष में काम सोचता हो, करने का प्रयास करता हो, उसके बारे में मदद करना, क्या मेरा संवैधानिक दायित्व तो नहीं है? हमने तो वही पूरा किया है। ये इनके घर का लड़ाई है, ये समझे, ये महादलित को बनाए थे, इनके घर में आग लगा, इनके चिराग से हमको बीच में क्यों लाते हैं? ठीक है। आपने कहा कि महादलित की चिंता आपको है, कमजोर तबके की, महादलित सीएम, ठीक है, हम सीएम महादलित दोनों जोड़ दें आपके मुताबिक, लेकिन सुशील मोदी यही महादलित सीएम थे। मैं वो बयान भी सुनाना चाहूंगा, ब्रेक पर जाऊंगा उससे पहले, जरूरी है, लेकिन यही सुशील मोदी थे जो कहते थे कि ऐसे मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ, उसके बारे में जीतन राम मांझी जी ने भी बताया। सुन लीजिए सर। हाँ, सुनाइए। आदिम काल में हम लोग चले गए। आदिम काल के अंदर कोई कानून का राज नहीं होता था, हाथ काट लिया जाता था, गर्दन उड़ा दिया जाता था। तब ये कहना कि डॉक्टर अगर काम नहीं करें उनका हाथ काट लिया जाएगा, ऐसे मुख्यमंत्री पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है। जीतन राम मांझी क्या बोलते हैं इनको मुंह पर कोई लगाम नहीं है। तो अब कोई शासन सुशासन नाम की चीज़ खत्म हो गई है और रोज़ मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। कभी कह दिया कि मंदिर के अंदर मंदिर को धोया गया, आज उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ पता नहीं है। तो रोज़ किसी को क्लीन चिट दे देते हैं, किसी को सर्टिफिकेट दे देते हैं। कभी कह दिया कि 25 साल की उम्र में शादी विवाह होना चाहिए। तो प्रतिदिन वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि पूरे देश में बिहार हंसी का पात्र बन रहा है। एक वर्ष में वर्तमान जेडीयू की सरकार ने बिहार को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा पर है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई है, विकास के सारे काम ठप हो गए हैं। बहुत सारे नवल जी, सुशील मोदी जी वही बात कर रहे हैं जो अपने पीसी में जीतन राम मांझी जी ने कहा कि मुझे काम करने नहीं दे रहे हैं, विकास बाधित हुआ। आप उन बयानों को लीजिए सर, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं तसल्ली से। मैं फिर से, आप चाहेंगे तो मैं उन बयानों को फिर से सुनवाऊंगा। सुशील मोदी क्या कह रहे हैं? सुशील मोदी उनके बयानों का हवाला देकर कह रहे हैं, अब उनके कामों को लेकर नहीं, मैं उनके बयानों को लेकर आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर ऐसे मुख्यमंत्री मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सुमित जी, जीतन राम मांझी जी ने कहा। आता हूं सर, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, मैं फिर से सुनवाऊंगा आपको बयान, और फिर से सुनिएगा उस बयान को लेकर मैं आता हूं। छोटा सा ब्रेक। ये 22 साधे सब सधे और सब कुछ इसी के इर्द गिर्द होता रहा। 20 फरवरी की तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई वो भी शायद इसी के इर्द गिर्द। लेकिन सवाल है कि फिर क्यों नहीं पार्टी कहती है कि हाँ ठीक है हम जातिगत राजनीति करते हैं और ये इसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं।
मैं नवल जी बात अधूरी रह गई थी, मैं बयान सुनवाऊं सुशील मोदी जी का। नहीं, आप जिस महादलित सीएम के सपोर्ट में, महादलित सीएम आप इस्तीफा दे चुके हैं, कार्यकारी सीएम हैं, महादलित बार बार आप कह रहे थे, महादलित के अपमान का, उस समय आप उसी महादलित सीएम पर मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे थे। इसलिए कि जब तक नीतीश जीतन राम मांझी ने अपने पीसी में बार बार कहा है कि हम पहले रिमोट कंट्रोल की तरह काम कर रहे थे, जो हमसे बुलवाया जा रहा था, जो हमसे सिग्नेचर कराया जा रहा था, मैं देखता नहीं था, गंधारी की तरह आंख में पट्टी बांध दिए गए थे और प्रेसाइज करके हमसे सिग्नेचर करा लिया जाता था। सिग्नेचर अलग बात है, बोलना अलग बात है। बुलवाया भी जाता था, इसीलिए हम लोगों ने काउंटर किया था जब लगा कि नहीं। वो बयान भी बुलवाया गया कि जो हाथ काटने वाली बात है, ये जो कुछ भी जिस पर आपने कहा कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो आपने क्यों नहीं कहा कि नीतीश कुमार पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए? नहीं, तो उस दिन आपने क्यों कहा कि जीतन राम मांझी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए? उस दिन जीतन राम मांझी जी ने नहीं कहा था कि नीतीश जी हमको ब्लैकमेल करके ये मुखौटा बन के हमसे बुलवा रहे हैं, हमसे गलत करवा रहे हैं। अब तो जीतन राम मांझी जी ने स्वयं कह दिया, तो इसमें मेरा लेकिन एक नए मेहमान को जोड़ूंगा, शरबत जहां फातिमा हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ, लेकिन उससे पहले रामानुज जी, कास्ट कार्ड सभी पार्टियां खेल रही हैं, ये तय है। आप भी लंबे अरसे से राजनीति में हैं, साफगोई राजनीति आप करते रहे हैं, फिर स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? क्यों ये सामाजिक न्याय, विकास, ये सब क्या आप कहिए? जातिगत राजनीति हम कर रहे हैं, महादलित दलित ये सब तमाम चीजें हम कर रहे हैं, हमारी सियासत इसी से सद रही है। नहीं देखिए सुमित जी, अगर मुझे अपनी बात रखने दीजिए तो मैं बताता हूँ, जिस दल का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उस दल का नेता, और कुछ हुआ हो न हुआ हो, आज तक कहीं लालू प्रसाद का इतिहास नहीं है कि यादव सम्मेलन में गए हों। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इन ग्रोस जो है, टोटल जो अंतिम पंक्ति में छूटे हुए लोग हैं, वंचित लोग हैं, सबके उद्धार के, सबके एम्पावरमेंट का, सबको आवाज़ देने का, और यही पहचान है देश के जो गंगा जमुनी तहजीब को जुगाने का, कि साहब यहाँ जो है सो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी हो, और जीतन राम मांझी जी जहाँ से आए हैं वो भी, और भी जो वंचित तबका है सबकी हम लोग न्याय नहीं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय और न्याय में अंतर समझते हैं कि नहीं? सामाजिक न्याय और पारिवारिक न्याय दोनों है ना। अब देखिए, अब आप, मैं नहीं बोल रहा था, आप तो बोलिए, तो बोल कहा आप दूसरे को कह रहे थे, आप फिर मैं भी नहीं बोल रहा। चुप रहे, बोलने दीजिए इनको, मैं नहीं बोलता, इंक्लूड कराए इनको। आप बोलिएगा, बारी है तो बोलिएगा, मैं नहीं, बात हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बेचैनी हो जाती है। ये मैं कहता हूँ कि साहब हम लोगों का ये है, इसलिए ये कार्ड खेलने का नहीं है। आज भी ईमानदारी से हमारे नेता का बयान आया है, हम लोग पहले भी कहते रहे सारे, ये मैंने कहा है आपको अपने पहले शुरुआती दौर में कि साहब हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया कि हाँ मांझी जी रहें, बचाया जाए, लेकिन मांझी जी को मैं आज फिर कह रहा हूँ, फिर अभी अपने ये में, कि मांझी जी मुख्यमंत्री रहने के लिए तैयार नहीं थे। मांझी जी अगर मुख्यमंत्री रहने के लिए तैयार होते तो मैं समझता हूँ कोई नहीं हटाता इनको, और आगे भी हो सकता था कि प्रोस्पेक्ट बनता कि रखा जाता, हम लोग गठबंधन में थे। लेकिन मांझी जी कह रहे थे आप बैल मुझे मार, हमको पार्टी बनानी है, हम आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे। अब इसका कोई दवाई तो था नहीं। मांझी जी अगर नहीं अगर मांझी जी के बयान को देखा जाए, आपने सही इनसे सवाल किया है, सवाल का जवाब मैं उसी में सामाजिक न्याय आपने कहा ना, सामाजिक न्याय का मतलब क्या ये नहीं है कि एक पिछड़े तबके का आदमी अगर अपनी राजनीति ढूंढने की कोशिश करता है, अलग राह बनाकर एक नई दिशा तय करना चाहता है, नई पार्टी बनाना चाहता है, क्या गलती? सुमित जी बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया। नहीं सुमित जी बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया। हमारा इतिहास है, हम राजनीतिक पुरखे मानते हैं अम्बेडकर साहब को, लोहिया जी को, कर्पूरी ठाकुर को, ज्योतिबा फुले को, नैनार को, पेरियार को, आचार्य नरेंद्र देव को, कृपलानी को, बापू कालदाते को। ये तो मांझी जी अगर हो जाए, जयप्रकाश जी को छोड़ दिए, जयप्रकाश जी को भी रख लीजिए, कर्पूरी जी को भी। नहीं ठीक है, मैं देखिए यहाँ पर एक सेकंड आप अपनी देखिए, मैं रामानुज जी बस इतना मैं नहीं बोलने दूंगा, देखिए छूट गया हम आजकल। एक सेकंड सर, ये जो है सर, आप तमाम पुरखों की बात की आपने, वो शायद अब सबके हो गए हैं, तमाम जो जयंती है सब पार्टियां बनाने लगी हैं, लेकिन मेरा सवाल सीधा मांझी जी को लेकर है। अगर आज भी उन्होंने कहा कि नई पार्टी बनाएंगे, अब सपोर्ट कीजिए। सामाजिक न्याय यही है ना कि भाई नीचे आप कह रहे हैं ना, आगे बढ़ना चाहता है, आप अपने ही तोड़ मरोड़ रहे हैं।
मैं तो कह रहा हूँ, आज भी हमारे नेता ने भी कहा मांझी जी इसी फोल्ड में रहिए, इसी फोल्ड में रह करके उस आताताई शक्ति इस फोल्ड से अलग वो जाकर बनाना चाह रहे हैं नई को पार्टी। बोलना पड़ रहा है इस फोल्ड से देश की गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करने वाले को। मेरे उस सवाल का बार बार जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले भी मैंने पूछा, में साथ दीजिए, उस सवाल से भागना हुआ। मैं बार बार वो सवाल पूछ रहा हूं कि अगर नई पार्टी वो बनाना चाह रहे हैं, जैसा कि आज उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल यही एजेंडा उस फोल्ड में इसीलिए जेडीयू के अंदर नहीं रहकर अलग पार्टी बनाकर सियासी करियर बनाना चाहते हैं। तो आप क्यों नहीं उनका सपोर्ट? बिल्कुल मैं कर रहा हूं ना, मेरी बात आप उनके साथ आप सपोर्ट में नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हाँ कर रहे हैं, आप कहते हैं कि ना कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी, हमारे नेता ने आज भी कहा है कि मांझी जी, देखिए मांझी जी का मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री, एक मिनट बाबू, मुख्यमंत्री रहने का अगर मन होता तो उनको कोई हटाने नहीं सकता, ना हटाने जा रहा था। वो मनमोहन सिंह जी, ये दुनिया में और भी इतिहास है। ये मामला ये है, नहीं हमारी बात सुनिए ना, मामला ये है कि मांझी जी नई पार्टी का सपोर्ट करेंगे। अरे हम तो उनको साथे बुला रहे कि आप मत जाइए, छोड़ दीजिए। नहीं वो गोयबल्स की पार्टी वाले में, गणेश जी को वाले में मत जाइए। बीजेपी की देखिए नई पार्टी है, बीजेपी अगर चाहेगी तो साथ आएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं आएगी। मांझी जी अगर चाहेंगे तो हमें खुशी है। आप आरजेडी, एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए सर। जीतन राम मांझी नई पार्टी बनाते हैं, उस नई पार्टी के साथ आरजेडी जाएगी। अरे आरजेडी के साथ उनको ना आना है, हमारी पार्टी का इतिहास आपका तो जाएंगे। हम कह रहे मांझी जी हमारे साथ आइए, हमारे नेता ने खुला आमंत्रण दिया। आज भी हम लोग कह रहे हैं नहीं जा रहे हैं। हाँ, अगर पार्टी बनाते भी हैं हम लोग मांझी जी से आज आप ही के चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि माननीय मांझी जी, आप जो जिस तबका की बात करते हैं उसी तबका को आवाज दे करके, उसी तबका की लड़ाई लड़के, उसी के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़के हम लोगों ने सारा जलानत सह करके, गाली सुन करके, जंगल राज। उनका कहना है कि आप चुप रहे और उन्हें गाली पड़ती रही, आप कमजोर मत होना, इस मुहिम को कमजोर मत होने दीजिए। उनका कहना है कि आप चुप रहे और उन्हें गाली पड़ती रही। रामानुज जी आप चुप रहे और उन्हें गाली पड़ती रही, उनका ये कहना है। नहीं, हम लोगों ने नहीं प्रतिकार किया। अगर नहीं हिमायती थी तो क्यों नहीं बोला? हमारी बात सुनिए ना, हमारे प्रतिकार किया हमारे नेता ने। मांझी जी अपने उनको पूछिए, मांझी जी आज लालू जी और सब कुछ कहा गया, लेकिन मांझी जी खुद, मांझी जी जो मोदी जी कह रहे हैं कि केस करना चाहिए, मांझी जी खुद वो, बल्कि मैं अगर ये होता तो मैं दिखाऊंगा दूसरे दिन, वो इंडिया टुडे ने छापा और मांझी जी ने कहा, ठीक है शरबत जहां फातिमा जी हमारे साथ हैं, मैं उनको चर्चा में शामिल करना मांझी जी उल्टा सीधा इनके समझ में थी, फातिमा जी कास्ट बोलेंगे तब हमारा रोज मीडिया में कवर मिलेगा और हम छपेंगे और तब हम मैसेज देंगे। शरबत जहां फातिमा जी, कास्ट कार्ड की बात हो रही है यहाँ पर, और मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि जो कुछ भी हुआ 20 फरवरी की तारीख शायद इतिहास में दर्ज हो जाएगी, हो गई, और लोग चर्चा करेंगे, आने वाली पीढ़ी भी बात करेगी इस बारे में। लेकिन सब कुछ सिर्फ 22% के इर्द गिर्द, सब कुछ कास्ट के लिए, सब कुछ जातिगत राजनीति के लिए। कांग्रेस कहाँ है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपनी एक विचारधारा रही है और कांग्रेस पार्टी जदयू के साथ थी, किसी आदमी के साथ नहीं थी, किसी पर्सन के साथ नहीं थी। आज भी कांग्रेस अपने स्टैंड पे कायम है, आज भी जदयू के साथ है। रहा सवाल कि अभी जो इतने संवैधानिक क्राइसिस हुआ, इस सब के पीछे कौन था, ये सब कुछ सामने आ चुका है। बीजेपी की सारी रची हुई ये घटना थी जो कल क्लियर हो गई कि ये सपोर्ट करेंगे। जब रात में ये नहीं इंतजाम कर पाए विधायकों के खरीद फरोख्त का, तो सुबह में मांझी जी जा करके रिजिग्नेशन दे करके आए हैं। अगर इतना ही दलित प्रेम दिख रहा था इनको, बीजेपी को, तो क्या आने वाले इलेक्शन में बीजेपी मांझी जी को सीएम प्रोजेक्ट करेगी? नंबर 1। नंबर 2, जदयू ने बनाया था मांझी जी को मुख्यमंत्री। अगर जदयू को लगने लगा कि मांझी जी के किसी वक्तव्य से या किसी काम से या किसी वजह से उनके पार्टी को नुकसान हो रहा है, जो आने वाले चुनाव में उन्हें जवाब देना पड़ेगा, वो विड्रॉ करना चाह रही थी। ये उनका अंदरूनी मामला था, बीजेपी को उसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी ने किरण बेदी को सौंपा, तो आखिर बीजेपी के वर्कर्स ने उन्हें कबूला और इलेक्शन भी लड़े इस तरह से, क्योंकि वो बीजेपी का अंदरूनी मामला था। हर पार्टी का मुख्यमंत्री, पार्टी बड़ी होती है, पद बड़ा नहीं होता। मुख्यमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री बनाना या किसी इस तरह के पद पे देना, ये पार्टी का काम होता है। दलित प्रेम, दलित मुख्यमंत्री बिहार में कई बार हुए हैं, लेकिन दलित स्पीकर पहली बार हुआ है। जिस तरह से स्पीकर की धज्जियां इन लोगों ने उड़ाई है, क्या बीजेपी इसकी भी जवाब दे पाएगी?
आने वाले बैठे दिनों हैं, में नवल जी बिहार बैठे की हैं। जनता को, आने वाले दिनों बीजेपी से में पूछा बिहार गया, की आते हैं। जनता को क्या जवाब देंगे? हाँ, और एक बात साथ में ऐड करना चाहेंगे कि जी। महादलित आयोग नीतीश कुमार ने ही बनाया था और नीतीश जी ने ही दलितों के लिए काम करने का काम शुरू किया था। रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से, आज से नहीं, आजादी के वक्त से हर आखिर में खड़े हुए पंक्ति में उस व्यक्ति का विकास चाहिए और आज भी चाह रही है, और इसी बिहार के हित की वजह से हम जदयू के साथ खड़े हैं। आपके 3 सवाल हैं, मैं फिर से उन सवालों को चाहूंगा सीधा सीधा रखा जाए। सवाल नंबर 1, अगले चुनाव में क्या किसी महादलित दलित को प्रोजेक्ट करेंगे? यही सवाल है, दलित प्रेम है तो। मैं बारी बारी से आता हूं। दूसरा सवाल, फातिमा जी, दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल क्या था कि क्या इस तरह की क्राइसिस पैदा करके ये बिहार को किस तरफ ले जाना चाह रही थी? आखिर नीतीश जी से बदला लेने का इनका ये कौन सा तरीका था? ठीक है, और तीसरा सवाल स्पीकर को लेकर, अगर दलित स्पीकर है, फिर वही बात है कि संवैधानिक पद को तमाम पार्टियां उसी नजरिए से देखती हैं और कहती है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते। जवाब दीजिए नवल जी। पहला सवाल, अगले चुनाव में आप, इतना दलित प्रेम है तो प्रोजेक्ट करेंगे किसी दलित महादलित को? देखिए, फातिमा जी जानती हैं कि हमारी पार्टी दलितों, शोषितों, अकलियतों, पिछड़ों, जात पात पर किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद निर्धारण नहीं करता है। सर, अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में, सर अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में आप लोगों ने पूरे प्रोजेक्शन के साथ इस चीज को रखा था कि दलित का बेटा, गरीब का बेटा और न जाने क्या क्या, इसलिए ये चीजें तो आप हटा ही दें। आपको पता नहीं चला कि दुनिया के धरातल पर नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर चुनाव लड़ा गया है? हमारे यहाँ जो स्टेट में, हमारे यहाँ फातिमा जी, हमारे यहाँ आपके तरह ऐसा नहीं है कि रातों रात एक आदमी को भेज के जिस तरह से लोग कपड़ा बदलते थे उस तरह से मुख्यमंत्री बदलती थी कांग्रेस पार्टी। हमारे यहाँ वैसा नहीं होता है। हमारे यहाँ राज्य को चलाने के लिए जिसका व्यक्तित्व तो गरीब का बेटा है तो सूट नजर आएगा ही। राहुल गांधी से आप नहीं पूछती हैं कि वहाँ अदनान खोसोदी के बेटी के साथ घूम रहे थे, ये सवाल आप नहीं नवल जी, नवल प्लीज माफ कीजिएगा। नवल जी एक सेकंड नवल जी प्लीज, पर्सनल अटैक नहीं सर, प्लीज, मैं मेरी आपत्ति है। पर्सनल अटैक नहीं, सॉरी, अटैक ये कर रही है। नहीं ठीक है, नहीं पर्सनल अटैक नहीं सर। फातिमा जी, फातिमा जी एक सेकंड, फातिमा जी एक सेकंड रोकूंगा मैं आपको। मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं, बस आप धैर्य से सुनिएगा। बस बीच में टोकने पर यही सब चीज। हाँ ठीक है, नहीं पर्सनल अटैक मैं आप सभी, नहीं ठीक है, नहीं सूट पर्सनल नहीं है, सूट अब सार्वजनिक तौर से नीलाम हो चुका है। नीलाम ठीक है, वो छोड़िए, गजब की बात है। मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ, 4 करोड़ में नीलाम हुआ है सर। फातिमा जी, अच्छी बात है, देश के लिए उस संपत्ति में काउंट ठीक है, छोड़िए सूट की सियासत बहुत हो गई। सफाई योजना में दान दे दिया। फातिमा जी बस आप धैर्य से सुनिएगा, आपके सवालों का जवाब मैं लेता हूं। अगले चुनाव में दलित सीएम को प्रोजेक्ट करेंगे। हमारी पार्टी जाति के आधार पर कोई प्रोजेक्शन नहीं देती है, सपोर्ट करती है, व्यक्तित्व के आधार पर प्रोजेक्शन देती है, सपोर्ट करती है। एक महादलित बिहार में व्यक्तित्व, जो अच्छा व्यक्तित्व के लोग बिहार को, जो इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर रखा है, जो बिहार को विखंडित करके रखा है, जो बिहार के स्कूलों को बर्बाद किया है, कॉलेजों को बर्बाद किया है, जो हॉस्पिटल को बर्बाद किया है, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, एक सवाल जोड़ना चाहता हूं इसमें। मैं आता हूं फातिमा जी, मैं आता हूं। नवल जी, आप कह रहे हैं कि एक अच्छा काम करने वाला, अच्छा व्यक्तित्व, मांझी जी आपके मुताबिक 2 महीने पहले, 1 महीने पहले तक अच्छा काम करने वाले नहीं थे, एक ऐसे मुख्यमंत्री थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो हंसी का पात्र बनाते थे बिहार को, और आज बहुत अच्छा हो गए, या फिर महादलित हैं इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं ना? अच्छा सुमित जी, बात अच्छा खराब का नहीं है। अभी आपने कहा अच्छा नहीं, यहाँ से स्टूडियो से आप निकल रहे हैं
और किसी को 5 आदमी मजबूत मिलके कोई रिक्शा वाला के मार रहा हो तो क्या आपका धर्म बचता है? आप उसको मदद नहीं करेंगे? आपकी मानवता क्या कहती है? एक कमजोर आदमी को बना के जब उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। नवल जी, मैं उसका जवाब दे दूं। मैं रिक्शे वाले का मदद करूंगा, लेकिन मैं रिक्शे वाले से नहीं पूछूंगा कि बाबू आप किस जाति से हो, दलित हो, महादलित हो या ढिंडोरा। मैं नहीं पीटूंगा कि मैं महादलित का मैंने सपोर्ट किया और मैं दलित की मदद की। वो महादलित वो कोनो क्षत्रिय का रिक्शा चला रहा है। ये नहीं, लेकिन मैं आप देखिए, आप काम के आधार पर सुमित जी, काम के आधार पर वो रिक्शा वाला है, वो मेहनत करता है, वो मेहनत करता है। जो यहाँ तो आप कहिए ना, नहीं जो वर्ण व्यवस्था है उसको पर्दा डाल रहे हैं। आप कहिए सर कि जात के आधार पर आप सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी कमजोर आदमी को, वो दलित परिवार का ही है। नीतीश जी ने ही महादलित परिवार को कहा कि हम बनाए हैं, उसको एक अभिमान के खिलाफ और एक सम्मान का लड़ाई। तो क्या अभिमानियों को मदद करना चाहिए? मैं दूसरे सवाल सम्मान के पक्ष में ही कोई भी आदमी। मैं दूसरे सवाल पर आता हूं, इसी बात पर। कह रहे हैं कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, ठीक है, तो निश्चित रूप से द्रौपदी के पक्ष में खड़ा आपको लग रहा है कि महादलित का अपमान हो रहा है, एक महादलित सीएम का अपमान। दूसरे सवाल जो फातिमा जी की है और नीतीश जी ने भी पूछा, स्पीकर भी तो ऐसा है, स्पीकर भी तो एक पिछड़े तबके के हैं। नारायण चौधरी जी ने दुनिया के इतिहास में एक ही दल दो विधानसभा में बैठा है कहीं दुनिया के संवैधानिक संस्थाओं में, जरा बताइए। और उदय नारायण चौधरी पहली बार नहीं है, दूसरी बार है, पहले ही संशोधन कर ले, पहली दफा नहीं है। क्या यहाँ पर आप यहाँ पर नहीं देखेंगे कि वो कमजोर तबके के हैं? कमजोर तबका से होने का मतलब नहीं, एक कमजोर का मजबूत लोगों के साथ में आके वो मजाक बनाए हुए हैं। आप बताइए कि एक इलेक्टेड आदमी जो इलेक्टेड आदमी को वोट देने से रोकता हो, ये बात नहीं है। तो जेडीयू के मुताबिक मांझी जी गलत कर रहे हैं। गरीब का मदद करना अन्याय नहीं है, लेकिन उसके साथ राजनीति करना अन्याय है, और यही कर रहे हैं। कांच पर चढ़ाए गिरा दे रहे हैं। आपने कभी समर्थन पत्र सौंपा कि आपने क्या समर्थन किया? ये तो जानबूझ कर रहे हैं। ये लोग मदद नहीं करते हैं, उसके नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति रोटी सेक रहे हैं। इनका बहुरूपिया चेहरा है, इसके और इनका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है। इनका जब सारा चेहरा चोरी जब इनके सामने पकड़ी गई, जब बेचैन हो गया कि बिहार को जो इन्होंने आऊंगा कांग्रेस पर, मैं कांग्रेस पर आऊंगा। फातिमा जी, ये लोग कर रहे थे जो उनके साथ थे, जो विधायक मंत्री उनके साथ रह गए थे, उन्होंने नीतीश कुमार को सिखा के मांझी जी को गिरा के बिना नहीं रह सकते, समझा सिखा के लिए बेचैन थे। अपमान सर, अगर इतनी अपमान की चिंता सियासतदानों को होती तो जाकर देख लेते आप लोग कि कितने महादलित परिवार भूखे सोते हैं। हाँ, इसकी चिंता किसी को नहीं है। आपको भी नहीं है, आपको भी तो नहीं है, आपको भी नहीं है, बीजेपी को भी नहीं है, आरजेडी को भी नहीं है, कांग्रेस को भी नहीं है। ऐसा थोड़ा होता है। अगर होती तो शायद तस्वीर बदलती। पहली बार बिहार में महादलित बनाया, महादलित परिवार आज भूखे पेट क्या अब नहीं है? उसमें सुधार नहीं हुआ क्या? उसमें सुधार नहीं हुआ क्या? जो बिहार 10 साल उसमें सुधार नहीं होगा। ईमानदारी से किसी व्यक्ति से पूछिएगा, जिस बिहार को लोग चलाया नहीं जा सकता, उसको नीतीश कुमार सुधार हुआ क्या? बिहार पिछड़ा हुआ है, उसको फिर आगे ले जाने का सुधार हुआ है। नीतीश कुमार को क्रेडिट देंगे? निश्चित रूप से देंगे। मैं रामानुज जी पूछ, सुधार हुआ है? नीतीश कुमार को क्रेडिट आप दे रहे हैं? नीतीश कुमार को क्रेडिट दे रहे हैं? महादलित आयोग बनाकर तमाम प्रयास कर उन्होंने महादलित की स्थिति में सुधार कर लिया है। देखिए, मैं कहता हूँ बड़ी साफ से कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ, मेरा स्टैंड के लिए। मैं इसलिए आता हूँ सर, जब आपकी बारी आती है ना असली जवाब की, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ। मैं कह रहा हूँ, बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट मैं कहूँगा कि क्या किया नहीं किया इसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम तो कहा ना कि हमको जेल भेजवाया, हमको आतंक राज कहे, कोई जंगल राज कहा। अरे हमारी बात, मेरी बात पूरी करने दीजिए। बावजूद इसके, अरे भैया ना, केस करवा के नहीं, ठीक है, भूमिका वो बांध दे। हाँ ठीक है, यही सत्ता है ना। आप यहाँ ले जाए, वही मैं कह रहा हूँ। मैं आप जो कर रहे हैं उससे ज्यादा कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, कि उसके बाद भी हम लोग समर्थन के लिए खड़े हैं। जब को बीजेपी के गोद से निकले और हम लोगों ने महसूस किया कि हमारा भाई ही भटक गया था, और भटक करके जा करके कहीं जो है सो वो आतताई शक्ति जो हमारी जन्मजात दुश्मन है, जो इस देश के गांव गरीब पिछड़े दलित अकलियत के लोगों का हो ही नहीं सकता, उसके साथ चले गए थे। तो आए तो हम लोगों ने साथ दिया। अब ये कहें कि 10 साल पीछे क्या था, 10 साल नहीं, ना, अरे मेरी बात सुना, नीतीश जी आते ही नहीं। अगर हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ा होता तो इनको हमको हटाने के लिए बनाया था। अब क्यों नहीं वोट दे रहा है?
रहा हूँ, काम पर मैंने मान लिया, मैंने मान लिया सबसे ज्यादा नीतीश रामानुज, हाँ ठीक है, आप इनको भी जंगल राज है, इनको भी खराब क्यों कर रहा है? मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन क्या न्याय के साथ ठीक है, सामाजिक न्याय विकास, मेरा सवाल का लड़ाई था, उसी लड़ाई का देन है कि नीतीश आए। हाँ आप ठीक है, आपकी लड़ाई के दिन है नीतीश जी, ठीक है, मैं मान लिया, नरेंद्र मोदी को मैंने मान लिया सर। रामानुज जी देखिए, सवाल दर सवाल होना चाहिए, तेली का बेटा सर बन के वोट मांगना, सवाल दर सवाल, ये हमारी लड़ाई का जीत है। ठीक है, एक सेकंड रविंद्र जी आते हैं, आपकी लड़ाई की देन है नीतीश कुमार, लेकिन मेरा सवाल सीधा सा है, सीधा सा जवाब, नीतीश कुमार ने जो ये कह रहे हैं कि महादलित की स्थिति में सुधार किया, आप मानते हैं नीतीश कुमार ने किया? भाई नीतीश कुमार ने किया कि नहीं किया, ये तो आज की जनता देख रही है ना सर। आप कहिए ना सर, आप कहिए, आप मान रहे हैं नीतीश कुमार ने सुधार किया, तो फिर कहिए कि सुधार नहीं हुआ। नहीं, सुधार होना नहीं ना, दुनिया के क्रम जारी है विकास का, आगे की ओर चलता है। नीतीश कुमार की जिम्मेवारी थी, हमारी बात है ना, नीतीश कुमार क्या कल के बाद भी जो बैठेगा क्रेडिट दीजिए ना सर। अरे उनका एजेंडा वो था, हमारा एजेंडा सामाजिक न्याय है, इनका न्याय के साथ विकास है। जानते हैं कि नहीं अंतर? आप तो न्याय के साथ विकास क्रेडिट दे रहे हैं, सामाजिक न्याय में अंतर बताया से पूछ रहा हूं सर, नीतीश जी को क्रेडिट दे रहे हैं आप? अरे भैया क्रेडिट नीतीश जी ने जो किया है नहीं किया सब लोग के सामने, आप कहिए ना। अरे हम तो कह रहे हैं नीतीश जी अच्छा कर रहे हैं। अरे भाई नीतीश जी ने अच्छा किया है महादलितों के लिए, क्या जो बिहार राज्य के लोग कहते हैं या देश में जो उनकी पहचान है, आप क्या कहते हैं? ये हम तो ये कहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है, इस लड़ाई को जो लड़ेगा, नीतीश जी मुंह खोल के देखें सामाजिक न्याय बोल के, आज क्या हो रहा है महादलितों की स्थिति में सुधार हुआ है? फातिमा जी मैं आपके पास आऊंगा, इस दुनिया में सीधा जवाब, महादलितों की स्थिति में सुधार हुआ जिसके बिना पर तमाम सियासतदान सियासत करते आ रहे हैं। आता हूं हमको भी तो जेल में बंद किया गया। महादलितों की हालत में सुधार हुआ है, अगर सुधार हुआ है तो किसे आप क्रेडिट देंगे? फातिमा जी क्या पूछ रहे थे? महादलितों की हालत में सुधार हुआ है? दलित महादलित की इतनी राजनीति हो रही है, इतनी चिंता करने वाले सब हैं, आप भी, नीतीश जी, बीजेपी, आरजेडी सब चिंता कर रहे हैं, तो आरजेडी ने तो जो आवाज दिया लाइमलाइट में लाया, ठीक है, हाँ हम लोग लाया, इसीलिए सब कर रहे हैं, मैं कहां कह रहा हूं सब कर रहे हैं, खेले या बीजेपी कार्ड जो भी कह रहे हैं सब कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत में कितना सुधार हुआ? उनकी हालत में सुधार हुआ? आज भी क्या कोई एक परिवार ऐसा बचा है जो भूखे पेट नहीं सोता हो? बोलेंगी, लेकिन हमारी एजेंडा, हमारे पुरखे, राजनीतिक पुरखे ने क्रेडिट ले लीजिए, आप ले लीजिए सर, संविधान में व्यवस्था, आप क्रेडिट ले लीजिए, आप क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन नीतीश जी को भी क्रेडिट दे दीजिए। क्या मैं है कि कोई आज कह रहा है वही तो दिक्कत है, क्रेडिट लेने की बात खेले। फातिमा जी, आवाज दी, महादलितों की हालत में सुधार हुआ है, इतनी आवाज, इतनी पहचान, सब कुछ हुआ। देखिए सुमित जी, सवाल यह है कि आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने निरंतर काम किया है दबे कुचले सारे वर्ग के लिए, सारे कास्ट के लिए, बगैर इस बात का भेदभाव किए हुए कि कौन किस जाति से आता है कौन। बस हाँ, हमने ये जरूर देखा है कि दबे कुचले जो कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति है उस तक जो काम पहुंचाने का कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न योजनाओं के तहत करी है, उसमें बिहार भी आता है। और पीछे दिनों बिहार में जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो करीब 150 करोड़ रुपये, 1,45,000 करोड़ रुपये बिहार में दिए गए थे। उसको किस तरह से इस्तेमाल करना था और नीतीश कुमार जी ने किया, जो सामने दिखता भी। तो आप मानते हैं कि महादलित की हालत में सुधार हुआ? फातिमा जी माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं, बस मेरा सवाल इतना है कि आप बताइए महादलितों की हालत में सुधार हुआ? बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। बीजेपी जिस तरह से बात पे ये कह रही है कि बिहार में जंगल राज हो गया, बिहार में ऐसे, जब तक 2 साल 2.5 साल तक से पहले 2 साल 2.5 साल पहले तक नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे तो बिहार तरक्की के राह पे था। अचानक जब बीजेपी से साथ टूट गया तो बीजेपी जंगल के सॉरी बिहार जंगल के राह पे चला गया। आप पर भी आरोप लगाते थे कि आप सौतेला व्यवहार कर रही हैं। ये देखिए, ये आरोप तो राजनीति है। मेरा सवाल सर, मेरा सवाल सीधा मैम यही है कि दलितों की हालत में सुधार हुआ है? सवाल जिस तरह से हिंदुस्तान तरक्की किया है, बिहार तरक्की किया है, तो हर वर्ग की हालत में सुधार हुआ है, उस तरह से दलित वर्ग के भी हालत में सुधार हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। नीतीश जी को क्रेडिट दे रही हैं नहीं, इसका क्रेडिट कोई एक नहीं। मैंने कहा कि हिंदुस्तान जब तरक्की किया है, बिहार तरक्की कर रहा है, तो नेचुरल है कि हर
आखिरी व्यक्ति तक वो तरक्की की चीजें पहुंचती हैं, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो। किसकी वजह से भाई? कोई तो है ऐसी पार्टी या सभी पार्टियां या तो फिर सभी पार्टियां? बीजेपी हमेशा करती रही, कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया। काम करने वाला फातिमा जी, ठीक है, आपने कहा सुधार हुआ है, हालांकि सुधार कितना हुआ ये हम आप और यहाँ बैठे सभी मेहमान बेहतर जानते हैं अपने अंतरात्मा से पूछकर। पूरा बिहार का विकास आज भी सर हम आप डिस्कशन कर रहे हैं, मुमकिन है कि कोई एक महादलित परिवार भूखे पेट सो रहा हो, अगर अंतरात्मा से पूछे तो मुमकिन है आपकी सियासत पाने के लिए कह लें झूठ महादलित या फिर एक गलत फहमी हम पालने की कोशिश करें। मेरा सवाल सीधा है कि अगर आप ठीक है आप कह रही हैं फातिमा जी कि सुधार हुआ है, हो रहा है सुधार, अगर इतना हो रहा है तो फिर कौन कर रहा है सुधार? कांग्रेस, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, बीजेपी? सुमित जी, जिस तरह से बीजेपी बार बार ये बात कहती है कि कांग्रेस ने 60 साल तक हिंदुस्तान में राज किया, बिहार में इतने दिनों तक राज किया, तो क्या ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ है जो पूरे हिंदुस्तान में दिखता है या बिहार में दिखता है, इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को नहीं जाता है? आज वो ही कांग्रेस पार्टी जदयू के साथ ग्रोथ का असर उस झोपड़ी के अंदर भूखे पेट सोने वाले उस परिवार पर कभी नहीं पड़ा। उस ग्रोथ का असर आपने भी ग्रोथ कर लिया, मोदी सरकार ने भी ग्रोथ कर लिया, लेकिन उस पॉइंट आंकड़े का शायद अखबार के पेज पर आ जाता है आंकड़ा। कुछ भी नहीं, रात आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं और आंकड़े और हकीकत में वाकई फर्क होता है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन हाँ, रातों रात तस्वीर नहीं बदल जाती है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है, ये हमारा नारा भी रहा है कि मिलो तो आप बताइए ना कि आप कांग्रेस अभी नीतीश जी के साथ हैं, नीतीश जी की अगुवाई में बिहार में इतने साल तक सरकार रही, नीतीश जी को ना रामानुज जी क्रेडिट देना चाह रहे हैं सीधे सीधे, नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे हैं ना कि दुनिया पिछला हुआ है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्रेडिट दे रही है पूरा। नहीं आपको तो क्रेडिट मिल ही नहीं रहा, डिस्क्रेडिट का सवाल नहीं है, बिहार अलग अलग खासियत है बिहार को किस शिखर पर उन्होंने अलग अलग खासियत है। हमारी लड़ाई हमारे दल की एजेंडा में हम लोग पहले सबका एजेंडा है, सबका एजेंडा है, बीमार बेटा है पहले उसके लिए नीतीश जी के समय में जो एजेंडा था उसमें नीतीश जी ने किया। यूपीए में हम लोग बैठे हुए थे, जितना पंप किया हम लोगों ने पैसा, आज 24,000 करोड़ के बदले 13,000 करोड़ आया है। इंदिरा आवास का कट गया कोटा, वो मनरेगा का कट गया कोटा, यूपीए की सरकार में हम लोगों ने जो दिलवाया बूम ऑफ मनी हुआ वो बिहार के दिलवाया, यूपीए सरकार देनी नहीं थी क्या? देनी नहीं थी क्या? वो तो फाड़ देती है ना अध्यादेश की कॉपी, सजा करा देता है ना। तो कांग्रेस के आया हमारे मंत्री थे ग्रामीण विकास, नहीं तो कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार को, बिल्कुल हम तो यूपीए के पार्ट थे ही, ठीक है, तो उसका क्रेडिट कांग्रेस को दे रही है, कांग्रेस को क्रेडिट है, कांग्रेस को क्रेडिट है उसमें, बिल्कुल कांग्रेस को क्रेडिट है। कांग्रेस के तरफ हाने मंत्री थे, लेकिन हमारे मंत्री थे, हमारे नेता सरकार भी थे, उनके भी थे। मैं ये प्रोजेक्ट लिया देना हो, देखिए मनरेगा देना हो, ठीक है रामानुज जी, आपने भी किया और उन्होंने भी किया, ये मैं कहूं। अरे भैया कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी आई है तो काट ली है, कांग्रेस ने भी किया। अरे कांग्रेस के तो सरकार कांग्रेस में कहिए रहे कि अध्यादेश के खाली कॉपी फाड़ा लालू जी को सजा कराने के लिए किया, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। मेरा सवाल सीधा है, नीतीश जी कह रहे हैं महादलित आयोग, ये तो जीतन राम मांझी ने ऐसा कौन सा गलत काम कर लिया महादलित के खिलाफ? उन्होंने महादलित के खिलाफ हम तो नहीं करते हैं, उनको आप ही का सवाल था कि उन नेता वाला बात आपने उठाया था, उनको बिहार को चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। बिहार का जो सम्मान नीतीश कुमार ने देश और दुनिया में बना है उसको और आगे ले जाने के लिए, लेकिन उसको उन्होंने गिराने के जब शुरू कर दिए और दूसरे कहना पर जब करने लगे, बिहार का वही बात नहीं है, सिर्फ वही बात नहीं है। नीतीश जी और आपकी पार्टी के नेता, विधि व्यवस्था गिरने लगा बिहार का, विधि व्यवस्था एक अपनी जगह है, बिहार का नीतीश जी और आपकी पार्टी के नेता बार बार ये भी कहते रहे, बिहार में दोबारा काम किया, सवाल सुन लीजिए, आपकी पार्टी के नेता ये भी, एक सेकंड, आपकी पार्टी के नेता ये भी कहते रहे बार बार कि उनके फैसले, उनके एजेंडे पार्टी लाइन के से हटकर था, अलग था, नुकसानदेह था। जब दूसरे से गाइड होने लगे तो उसी की बात मानेंगे। वही मेरा सवाल सुनिए, नीतीश कुमार जी से हो रहे थे, मांझी जी ने, मेरा सवाल सीधा सा है, मांझी जी ने महादलितों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ ऐसा कौन सा फैसला लिया जो आपको गलत लगा?
नहीं, महादलितों दलितों खिलाफ की बात नहीं, दूसरे के पूरे बिहार के खिलाफ उन्होंने फैसला लेना शुरू कर दिया कि बिहार के लोग बिहार का ही नहीं, मतलब हर कौन सा ऐसा फैसला गिनाएंगे? उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बिहार का ही नहीं। ये फैसला नहीं है, या बयान है? बयान है। तो इससे क्या मसला जाता है बिहार के लोगों का? बिहार फैसला सर कैबिनेट में होता है। ऑर्डर की जो फैसला कैबिनेट में होता है। क्राइम का अपराध बढ़ने लगा और जान मैं दलित महादलित की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। दलित महादलितों के लिए क्या किया? दलित महादलित के मुद्दे में नहीं कुछ किया गया है। बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान के नाम पर उनको साथ उन्होंने जो खेल किया, बिहार को घर में गिराने का काम किया, फैसला गिना दीजिए। व्यवस्था की स्थिति खराब करने का काम किया, फैसला गिना दीजिए। एक आदमी ठेकेदारी लिए हुए है स्वाभिमान बचाने का बिहार का, जो आपको लगा गलत है। बिहार में आप दिन पर दिन देख रहे थे कि विधि व्यवस्था कैसे बिहार में विधि व्यवस्था, मैं फैसलों की बात कर रहा हूँ। जाने जाते थे उसको बदनाम करने उन्होंने काम किया। इससे बड़ा क्या चाहिए? विधि व्यवस्था ऐसा नहीं है कि आप भी कहते हैं, आपके नेता कहते हैं कि क्राइम हमेशा होता है। मैं आता हूं ब्रेक के बाद, सोच के रखिएगा मंटू जी, ऐसा कौन सा फैसला आपको लगा गलत साबित होगा? बाईस साधे सब सधे, लेकिन मांझी जी की बिहार की सियासत में आने के बाद से सवाल है कि 22 सधेगा किससे। हालांकि सब साधना चाह रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि हम नहीं साध रहे हैं, हम विकास साध रहे हैं, विकास की बात करते हैं। लेकिन जब बारी सियासत की होती है तो सभी कहते हैं कि हम सबसे शुभचिंतक हैं, भले ही उस दलित महादलित परिवार के घर में आज भी एक रोटी तक के अनाज ना हो। ये हकीकत है। मेरा सवाल रविंद्र जी आपके पास, सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय, और आप जो जीतन राम मांझी का आप सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं महादलित पिछड़े तबके, कमजोर तबके हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार वही चीज, वही मेंशन आप कर रहे हैं। देखिए सुमित जी, श्री नीतीश कुमार जी 7.5 वर्षों तक बिहार के सीएम थे और केंद्रीय मंत्री भाजपा के सहयोग से थे। 7.5 वर्षों के राज में दलित को महादलित में बांटा गया। एक पासवान जाति को छोड़ दीजिए और बाकी जाति को पोलराइज कर लीजिए, तो दलित को महादलित में बांट दिया गया। 21 जाति को महादलित बना दिया गया वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन जब उसी महादलित को, उसी दलित को, उसी अति पिछड़ा को, उसी बस कम्युनिटी को, उसी सवर्ण की भी आबादी 15% है, लेकिन जब उसको सत्ता में समावेशी विकास, सामाजिक समरसता का नारा देते थे, तो समावेशी विकास तभी हो सकता है जब उसको सत्ता में भी उसी अनुपात में भागीदारी दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी को, हम सबसे छोटे हैं समाज में, हम बहुत बड़े नेता नहीं है, छोटे नेता है, लेकिन अगर श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहिए, अगर हिम्मत है नीतीश कुमार, मैं कैमरे के सामने में कहते रिकॉर्ड कीजिए, नीतीश कुमार जी मिजोरम से, नागालैंड से, यूपी से, दिल्ली से सिर्फ एक खास जाति विशेष को, जिस जाति से वो बिलोंग्स करते हैं, उसको ला करके डीएम, एसपी और सभी जगह पर जो अच्छे पद थे वहां पर भरा गया। क्या यही इससे न्याय के साथ विकास होगा? यही सामाजिक समरसता है? यही समता में मैं आता हूं। नहीं, यही समाज हो गया। रविंद्र जी, आपने कह दिया कि वो जातिगत राजनीति वो कर रहे हैं। श्वेत पत्र जारी कर लीजिए, आपके मुताबिक नोटिफिकेशन निकला बीपीएससी का और आईएएस का, आईपीएस का। जी जातिगत राजनीति कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े जातिवादी व्यक्ति हैं, और इसको प्रूव करने के लिए श्वेत पत्र। आप कौन हैं? आप भी तो उसी डीएम, उसी एसपी को डीएम एसपी के नजरिए से ना देखकर जाति के नजरिए से देख रहे हैं। देखिए, आप भी सीएम को दलित महादलित के नजरिए से देख रहे हैं। आप उनसे अलग कैसे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं कि मैं महादलित के मुख्यमंत्री के नाम पर मांझी जी का नहीं कर रहा हूं। आपको मालूम होगा कि जिस दिन से एनडीए का गठबंधन तोड़ने का फैसला हुआ, उस दिन से हम उनके विरोधी हैं, और जिस दिन से नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे दिए। आप एक डीएम को जाति के नजर से देख रहे हैं, आप एसपी को जाति के नजर से देख रहे हैं। नहीं, एकदम बिल्कुल 98% को जाति के नजर से देखिएगा, आदमी को न देखिएगा। डीएम बैल बनेगा क्या? बैल भैंस नहीं बनेगा, पशु नहीं बनेगा। या तो मानिए, नहीं, देखिए 98% और लोग नहीं है क्या? फिर क्यों नारा देते हैं कि न्याय के साथ विकास करेंगे? सामाजिक समरसता है, सुशासन का राज है, एक जाति सुशासन पैदा करेगा, एक व्यक्ति पूरा बिहार का ठेका ले लेगा। मंटू जी, लोग न्याय के साथ विकास कहाँ है? छात्र हमारे देश के
बिहार के राज्य के गांव गरीब से अमीर से लेकर सभी मेहनत करके पढ़ लिख पढ़ाई के बूते पर इस मुकाम को हासिल करते हैं और उसको एक बंधन में तोड़ना, उनको गाली देने का सवाल है। मास्टर को शिक्षा नहीं, तनख्वाह नहीं मिलता है मास्टर के। और रविंदर भाई बाथरूम नहीं है, ड्रिंक नहीं है, दागी नहीं दागे हैं, खुद पेड़ से गिरे हुए, इनको पता नहीं कौन पेड़ से गिरे हुए हैं, इनको खुद पता नहीं है और न लोगों को पता किस पेड़ से चूहे हुए आम है। लेकिन ठीक है, मैं से थोड़ा हटकर मैं आऊंगा, मैं दूसरे मुद्दे पर भी जाऊंगा। मेरा सवाल फातिमा जी आपसे होगा। उसको एक जाति धर्म में मेरा सवाल सीधा है, मैं इस टॉपिक से थोड़ा स्विच कर रहा हूं। फातिमा जी एक सेकंड, उसी को जाति में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, जाति के लोग बनेगा। रविंद्र जी एक सेकंड, फातिमा जी मेरा सवाल सीधा है, ये कड़वी हकीकत है। कांग्रेस को भी पूछा जाता है कि आप ने क्या किया विकास के लिए, तो हमने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महादलितों के लिए, फलाना जाति के लिए किया। जेडीयू भी वही, बीजेपी भी वही। एक कड़वी हकीकत है सियासत की, बिहार की सियासत की, और शायद ये हकीकत आने वाले कई सालों तक बनी रहेगी कि जातिगत राजनीति और दलित महादलित 22% को हम साधेंगे, कैसे साधेंगे, यही तिकड़म होता रहेगा। देखिए सुमित जी, बिहार और यूपी, इनको आप नहीं इस चीज़ों से ऊपर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब भी इलेक्शन का टाइम आ जाता है तो हम सब इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं तरक्की की बातें या और भी बहुत तरह की जो चीज़ें होती हैं वो पीछे छूट जाती हैं, और इसके लिए जिम्मेदार मैं समझती हूँ कि हर कोई है, सिर्फ आप किसी खास को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। नहीं, मैं लगा भी नहीं रहा हूँ। नहीं, और साथ साथ ये भी कहेंगे कि हम यहाँ के जो वोटर हैं या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या जो कोई भी है, एक माइंडसेट बना हुआ है बिहार यूपी का। कितना भी एक आदमी ऊपर उठने की कोशिश करे, लेकिन बिहार और यूपी इस चीज़ से अभी भी बाहर नहीं निकल पाया। शायद बाहर निकलने नहीं देना चाहते हैं सियासतदान। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सियासतदान की ही सिर्फ गलती नहीं होती है। सिर्फ सारा ठेकड़ा हम सियासतदान पे ही नहीं फोड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं एक सिविलियन के हैसियत से भी हमें देखना चाहिए। सिविलियन बात कर रहा है फातिमा जी, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा या तमाम पार्टियों को नहीं सुनाई दे रहा। फातिमा जी मेरा सवाल सुन लीजिए, सिविलियन बात कर रहा है, भूख की बात कर रहा है, सिविलियन बिजली की बात कर रहा है, सिविलियन सड़क की बात कर रहा है, सिविलियन पानी की बात कर रहा है, लेकिन आप उनकी बातों में आपको सियासत नजर नहीं आती, या आपको नहीं, तमाम सियासतदानों को। सुमित जी, जब वोट देने की बारी आती है तो क्यों सिविलियन भूल जाते हैं कि हम किसी कास्ट वही तो दिक्कत है कि सिविलियन पर आप दोष मान लीजिए। क्या ऐसा है क्या रामानुज? दोष नहीं दे रही हूँ, एक माइंडसेट की बात बता रही हूँ। यही वजह है कि शायद हम सब उसी पचड़े में फंस के रह जाते हैं। जो बातें हमें यही हकीकत है रामानुज जी, आप भी बहुत साफ सुथरे राजनीति करने वाले, यही है हकीकत है। नवल जी आप भी यही मान रहे हैं, हकीकत है। मैं क्योंकि दूसरा मुद्दा स्विच करूंगा। हकीकत की बात करते हैं सुमित झा जी, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के फितरत में है, कहीं रंग भेद है, कहीं जाति भेद है, कहीं धर्म भेद है। इसको कोई इनकार करता है? अगर दुनिया में जब तक छोटे बड़े का ये रहेगा, सामाजिक विसंगति, तब तक ये चलेगा। और हमारी वो कह रही हैं फातिमा जी, हम लोग के साथी हैं कांग्रेस से, तो मैं कहता हूँ कि बिहार उत्तर प्रदेश को ही क्यों सिर्फ एक यूज कर रही हैं आप? तमिलनाडु में क्या होता है, क्या होता है दूसरे प्रदेश में, क्या हुआ अभी महाराष्ट्र में, क्या होता है? कास्ट कार्ड सभी खेलते हैं। क्या होता है? कास्ट कार्ड सभी खेलते हैं। नहीं, अरे अमेरिका में अभी राष्ट्रपति के पद पर अमेरिका नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ये दुनिया का कास्ट कार्ड सभी खेलते हैं और ये सच्चाई है, लेकिन जनता बदल रही है। माफ कीजिए, समय का मैं एक मुद्दा और भी कहना चाहूंगा। ये सवाल बहुत मैं हमेशा उठाते रहा हूँ, आपके यहाँ भी उठाया हूँ, कि वोटिंग बिहेवियर का जो मामला है और ये जो लोकतंत्र में सुधार की सर, इतनी गहराई से अगर सवाल पहले जनता सुधरे कि पहले वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करने कौन वाला सुधरे? जो वोट का भिखारी है, वोट का व्यापारी है, किसी तरह से सत्ता बनाना है, उसको नहीं। जनता सुधरी है या थोड़ा बदली है, दिल्ली में आ गया है परिणाम। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पे हमको तो आप बदलिए, बिल्कुल हमको किसान, हमको नौजवान, हमको शिक्षक एक वर्ग बनना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ हम कहना पड़ता है कि यहाँ की किसान भी किसान नहीं होता, वो जाति मर गए। महेंद्र सिंह टिकैत मर गए, कहते चौधरी चरण सिंह जी। जो सच्चाई है, वोटिंग बिहेवियर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सियासतदानों को, लेकिन इन सब के बीच मैं एक दूसरे मुद्दे पर आता हूं।
माफी, दिल्ली के चुनाव का जिक्र किया आपने। दिल्ली चुनाव में जाहिर तौर पर वाईफाई, बिजली, पानी, सड़क, यही विकास का मुद्दा छाया रहा और देखिए विकास के मुद्दे पर जनता कितने प्यार से वोट दिया और ये शायद सीख भी है सियासतदानों के लिए कि विकास के मुद्दे पर आइए ना, देखिए जनता नहीं देखिए ना, मैं बताता हूं, जनता को दुश्मन लेकिन दिल्ली में बिहार की परिस्थिति अलग है। नरेंद्र मोदी जी का जो ये था ना गब्बाजी, हाँ, ठीक है, उनको हराने का वोट है, इतना बड़ा जो मैंडेट मिला है वहाँ लालूआ जी लेकिन और वो जो टाटा बिरला के लिए, अडानी के लिए काम करने लगे, जनता ने इसको बर्दाश्त नहीं किया। आप दिल्ली चुनाव, एक सेकंड मैं आता हूं, प्रधानमंत्री ने खुद सकारा है। नहीं बात पूरी मैं आता हूं दूसरे मुद्दे पर आता हूं। मोहन भागवत और आरएसएस का आया है, ठीक है, दूसरे मुद्दे पर बेईमानी हुई थी, माफी, एक शब्द माफी। अरविंद केजरीवाल 49 दिनों के लिए 49 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल सीएम बने और सीएम पद उन्होंने छोड़ा। उसके बाद जब दोबारा चुनाव में आए तो हर जगह यही कहते रहे, हमका माफी दे दो, हमें माफ कर दो, ये माफी दे दो गाना है। शायद उसी तर्ज पर क्या नीतीश कुमार चल पड़े हैं, क्योंकि नीतीश कुमार आज जब आए सामने, अब तक गलती मानते रहे, लेकिन आज पहली बार वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आधे घंटे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार, जहां तक गिनती हुई 2 बार वो हाथ जोड़कर माफी मांगे और कहा कि हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए। क्या वही रणनीति है? लेकिन बीजेपी भी पलटवार कर रही है, कह रही है, पूछ रही है कि आपने एक गलती के लिए माफी मांगी, 4 गलतियां और है, उसके लिए भी माफी मांग लीजिए। सुनिए। मैं फिर सार्वजनिक तौर पर अपने किए की गलती स्वीकार करता हूं और पूरे बिहार वासियों से मैं क्षमा मांगता हूं कि भाई मुझसे गलती हुई, माफ कर दीजिए। अब हम फिर कभी इस तरह के भावना में आकर कोई काम नहीं करेंगे। मैं इतना लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं नीतीश जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वो नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए भी बिहार की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे? क्या जिस जनादेश ने उनको 3/4 का प्रचंड बहुमत दिया था, उस प्रचंड बहुमत को तोड़ने के लिए, उस जनादेश का अपमान करने के लिए, क्या नीतीश कुमार बिहार की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे? क्या नीतीश कुमार लालू यादव, जिनके खिलाफ लगातार वो लड़ते रहे और जिस कांग्रेस के खिलाफ जिनकी पूरी राजनीति रही पूरी जिंदगी की, क्या उनके साथ हाथ मिलाने के लिए क्या वो बिहार की जनता से माफी मांगेंगे? अगर वो ये 4 माफी अगर मांगे बिहार की जनता से, तब तो शायद बिहार की जनता माफ करने पर कुछ विचार कर सकती है। बताइए मंटू जी, 4 और गलतियों के लिए माफी मांगेंगे? देखिए, उन्होंने जो कहा है बिहार के लोगों से अपनी भूल को स्वीकार करना, यह कोई गलत बात है क्या? नहीं, गलत बात कहाँ है, मैं कहाँ कह रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि 4 गलती और है आपकी, वो गिना रहे हैं और माफी मांग लीजिए। पॉलिटिक्स करते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। वो नरेंद्र मोदी से काहे कहते हैं बिहार के लिए जो वादा किया उस पर काहे नहीं पूरा कर रहे हैं, जो 15 लाख देने का वादे उस पर काहे नहीं पूरा कर रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं। सारे वादे जो बिहार के लोग किए, नौजवानों को रोजगार देंगे, कितने नौजवानों को रोजगार दिए, इस पर क्यों नहीं एक दिन बोल रहे हैं। किसानों को सब्सिडी देंगे, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। एक नौजवान को आज तक बिहार का रोजगार मिला हो केंद्र के माध्यम से, तो बताइए कि बोलते थे कि सैकड़ों नौजवानों को, लाखों नौजवानों को बिहार के लोगों को रोजगार देंगे। अच्छा, नीतीश जो पहले से था उसको बंद कर दिया। नीतीश जी, ठीक है, मैं आता हूँ उस पर सवाल। कुमार जी ने, नीतीश जी ने किस गलती के लिए माफी मांगी? उन्होंने बिहार को जो सम्मान गिरा है, बिहार का जो प्रोग्रेस रुका है, इस बीच में जो गैप जो आया था, उसके लिए माफी मांगी है कि हमने जो सत्ता को छोड़ा, जिसके हाथों में चाबी दी, गाड़ी दी, जिसके साथों में जब तब तक पहुंचाइए। नीतीश जी ने मांझी जी को सीएम बना दिया, नीतीश जी ने मांझी जी को सीएम बना दिया, इसके लिए माफी मांगी। मैं सुनिएगा। दूसरी बात, नीतीश जी ने जनादेश का मजाक उड़ाया, जनादेश को तोड़मोड़ दिया जो बीजेपी कह रही है, उसके लिए माफी मांगी, या नीतीश जी ने बीजेपी के साथ छोड़ने के लिए माफी मांगी, या नीतीश जी ने जो अपनी कुर्सी छोड़ी
उसकी वजह से माफी नीतीश जी ने मांझी जी पर जो भरोसा किया कि इस अमानत को, बिहार के अमानत को, स्वाभिमान को और आगे ले जाना है, इसको मुकाम पर पहुंचाना है, लेकिन उसको उस मुकाम पर नहीं पहुंचाकर बीच में जो डाइवर्ट कर दिए और इसके बिहार की जो क्षति हुई है मान सम्मान में, आर्थिक विकास में, नवल जी उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। नवल जी माफी अगर मांग रहे हैं नीतीश जी, इसमें गलत क्या? अच्छी बात है। सियासत में अरविंद केजरीवाल ही, चलिए ठीक है, हम उन्हीं से शुरू करते हैं। हालांकि नीतीश जी पहले भी रेल मंत्री थे, उस समय भी इस्तीफा दिया, हालांकि फिर से वापस आ गए। वही सवाल है कि पहले भी बार बार इस्तीफा देते रहे, बार बार माफी मांगते रहे, और उन्होंने इसके साथ भी कहा है गलती है, बिहार में जो क्षति हुई है उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, पूरा करेंगे, मेहनत करके उसको और आगे ले जाने का काम करेंगे। देखिए, नीतीश जी माफी मांगेंगे नहीं, नजर चुराएंगे नहीं, सर झुकाएंगे नहीं, तो जो इन्होंने बिहार के साथ जो आज संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोगों का, चीफ मिनिस्टर का जो अपमान किया है, और जो सदन में जोड़ तोड़ के जो उनकी महत्वाकांक्षा जगी, उसको जो उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जो उन्होंने जोड़ तोड़ किया है, तो ये माफी मांगेंगे नहीं तो इनको पुरस्कार कौन देने जा रहा? मैं, देखिए सुमित जी, इस बात पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं कुछ अलग से कहना चाहता हूं। ये तो आप कई दिन से चैनल पर चला रहे हैं। देखिए, बात वो नहीं है। अब इस राज्य की राजनीति एक नए मोड़ पर आ गया। एक जीतन राम मांझी बिहार के राजनीति में एक सीधा सीधा एक बड़ा लकीर खींचा है दलितों, शोषितों, गरीबों के पक्ष में। एक जो रहनुमाई करने का जो कड़ा अंदाज, भोला पासवान शास्त्री थे लेकिन उनकी हैसियत मुंह से बोली निकलने का नहीं था। राम सुंदर दास जी भी थे लेकिन उनके जुबान से हैसियत नहीं था। और आपकी पार्टी में भी कोई ऐसा नहीं है? हमारी पार्टी तो कभी रही ही नहीं है, तो हमको क्यों खींच के ला रहे हैं? सत्यनारायण आर जी है, रोज बोलते हैं। सत्यनारायण आर जी, अब देखिए राम अनुज भाई, आप तो अच्छे आदमी हैं। अच्छी बात है। मेरा सवाल, लालू यादव सिर्फ बेटी के लिए कर रहा है, बेटा के लिए राम अनुज जी के तो टिकट भी काट दिया वहां से। ये तो बेचारा प्रताड़ित है। नवल जी, आपने अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही। नवल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये वाकई सच्चाई है। जानकार भी कहते हैं कि मांझी जी ने एक लकीर, तो मैं उसी क्रम में आगे बढ़ रहा था। अगर आप अलाउ करें तो मैं अलाउ करता हूं। सर, मैं अलाउ कर रहा हूं। मैं बस उसमें एक सवाल ऐड कर रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि मांझी एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं, तो बीजेपी को जरूरत होगी मांझी की? देखिए, हमको क्या जरूरत होगा, क्या नहीं जरूरत होगा, वो तो हम समझेंगे। हमारी पार्टी है तो हम नीतीश जी की तरह अभिमान में थोड़े चलते हैं। हम अभिमानी लोग नहीं हैं। हम जिसके सम्मान बचाते हैं उसी तरह सम्मान से जीने का पूरा पेरा व्यवस्था कर। हमको जो जरूरत होगा वो हम फिट करेंगे। इनसे हमको परामर्श लेने जाना है। हम जो यह कह रहे थे कि जीतन राम मांझी एक इस राज्य में राजनीति में एक लकीर खींच दिया। दूसरी बात कि जो नीतीश कुमार बार बार जो लालू यादव को अपमानित करते थे और जिन लोगों के वजह से आज ही सरकारें गई हैं, जीतन राम मांझी जी का, जिनके इस्तीफा से शुरू हुआ युद्ध, वही एफआईआर करके लालू यादव को सजायाफ्ता बनाए हैं। अच्छा, रविशंकर भी थे, ठीक है। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं। देखिए ना, तो ऐसा है सुमित, देखिए कराने लगा। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं। मैं आता हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। मैं पूरा तमाम सियासी खेल हुए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। खेल का नतीजा आ चुका है। 22 फरवरी को ताजपोशी होगी फिर से नीतीश कुमार की। लेकिन सवाल है कि उन 22 का क्या हुआ जिसकी वजह से मांझी को केंद्र में रखकर बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी तमाम बयानबाजी करते रहे। 22% दलित महादलित की हम बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि सियासी खेल में एक्सपोज कौन हुआ। मैं सुनाना चाहूंगा वो बयान। नीतीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी एक्सपोज हो गई और बीजेपी की तरफ से सुशील मोदी कहते हैं कि नीतीश एक्सपोज हो गए। भारतीय जनता पार्टी का जो गेम प्लान था वो फेल कर गया और वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। और हम लोग बार बार यही मांग कर रहे थे
कि विधानसभा में वर्तमान सरकार के बहुमत का फैसला बजट सत्र के पहले कर दिया जाना चाहिए। एक्सपोज इसलिए हो गए कि पहले तो उन्होंने इस्तीफा दिया, नैतिकता की बात कही, महादलित को मुख्यमंत्री बनाया, महादलित का महिमा मंडन किया और फिर 8 महीने के भीतर ही एक महादलित मुख्यमंत्री को हटाने का षड्यंत्र जो है और दल के भीतर रचा जाने लगा। तो उनकी नैतिकता एक्सपोज हुई है, उनका दलित प्रेम एक्सपोज हुआ है। किसका दलित प्रेम एक्सपोज हुआ है? फातिमा जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, समय कम है, सिर्फ छोटा छोटा जवाब। बिल्कुल छोटा छोटा ही जवाब देंगे। नंबर 1 पहले जवाब दे दें कि आपने दिल्ली में बात करी तरक्की की। अगर तरक्की के नाम पर जनता वोट करती तो शीला दीक्षित सरकार कभी नहीं हारती। 15 साल में उन्होंने दिल्ली की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली थी, इससे कोई भी बंदा इनकार नहीं कर सकता है। अभी जो बीजेपी की हालत वहां पे हुई है वो बीजेपी के हिडन एजेंडा के आने की वजह से हुई है। खैर, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने कहा कि किसका गेम प्लान कौन एक्सपोज हुआ है। हकीकत में वाकई बीजेपी एक्सपोज हुई है, इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है। नीतीश जी मुख्यमंत्री से रिजाइन करते हैं, अपने दल के एक नेता को मुख्यमंत्री बना देते हैं। उसके बाद 2 महीने 3 महीने के बाद उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनके किसी भी वक्तव्य से हमें प्रॉब्लम हो रहा है या हमारे पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी है उसको धक्का लग रहा है, जो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना नजरिया होता है। फिर बीजेपी का ऐसा क्या रहा कि बीजेपी ने एक पटकथा लिखी और उस पटकथा पे मांझी जी चल निकले। इससे हम आप कोई भी इनकार नहीं कर सकते कि मांझी जी गाइड होते रहे और चलते रहे। लास्ट में वही हुआ जो बीजेपी चाह रही थी। बीजेपी ने कुर्बानी का बकरा बनाया मांझी जी को और शहीद कर दिया और अपने दोनों हाथों में ले लिया। ठीक है नवल जी, छोटा जवाब। क्या सवाल कीजिए। सवाल आप पर है क्या? फातिमा जी ने कह दिया कि आपने मांझी जी का उपयोग किया और आप एक्सपोज हो गए। नहीं, तो एगो देहात और नीतीश जी भी कह रहे हैं एक्सपोज। देखिए कांग्रेस पार्टी क्या बोलेगी। हम इस लड़ाई में हम भी कह रहे हैं। नीतीश जी, अच्छा नीतीश जी किसको कहेंगे? हमको इनके व्यक्तिगत लड़ाई से जीतन राम मांझी जी को बनाया, दलितों को प्रताड़ित किया, गाली इन्होंने दिलवाया, इन्होंने हटाया। हम तो चूंकि वो असहाय महसूस कर रहे थे इस बिहार विधानसभा में, उस असहाय आदमी को एक मुख्यमंत्री के प्रतिष्ठा बचाने के लिए संवैधानिक दायरा में हमने मदद किया। तो हमारी जितनी जरूरत थी हमने मदद किया। ये इनका लड़ाई है, इनके घर में आग लगाया, इसमें बीजेपी कहां है? ठीक है, अब अंतिम पड़ाव पर है, बहुत कम वक्त है, 1 मिनट से भी कम वक्त है। मैं सीधे आऊंगा सर, मैं सबके पास आता हूँ। दलितों का असली नेता कौन है? मैं आता हूं मंटू जी पे, क्योंकि समय कम है। मैं उसी सवाल से उसी सवाल से रिलेट करते हुए, नीतीश जी ने कह दिया कि बीजेपी एक्सपोज हुई है। मेरा सवाल सीधा है, दलितों महादलितों के हित की बात सभी करते हैं, दलितों का नेता है कौन? जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, कौन? नवल जी आपसे बहुत छोटा जवाब। देखिए, अच्छा ये अब बताने का है, आपने देखा नहीं कि जीतन राम मांझी जी को जिस दिन अपमानित किया इस राज्य के तमाम जिलों में दलितों ने पुतला जलाया नीतीश कुमार के, इनके ऑफिस में घुस के दलितों ने मारा। दलितों का नेता नहीं देखिए, जीतन राम मांझी ना, देखिए श्री जीतन राम मांझी भी है, श्री रामविलास पासवान जी है। दलित जात से आने वाले छोटा व्यक्ति भी नेता होता है, कोई बड़ा नेता होता है। दलित जाति और महादलित जाति से हर व्यक्ति जो आने वाला है, जो पॉलिटिक्स में है, वो सब नेता है। उसमें श्री जीतन राम मांझी भी है, श्री रामविलास पासवान जी भी है। और कोई चेहरा तो है नहीं। देखिए, जो पॉलिटिक्स में रहेगा वही तो चेहरा रहेगा ना। हाँ, तो यही 2 चेहरा है आपके। नहीं, अरे हम तो बोल दिए। तो फिर इन दोनों में कौन है? जिला लेवल से लेकर के राज्य स्तर तक जो भी इन दोनों में कौन एक है जो दलितों का, महादलितों का वर्तमान में नेता बन रहा है? रामानु जी, छोटा जवाब सर। देखिए, मेरी समझ से तो ये भाई लोग अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे अंबेडकर साहब और ने जो बात कराई या संविधान में हमारे पुरखों ने लड़ने का काम किया, अंबेडकर साहब के मौजूदा समय का मौजूदा राजनीति में देखेंगे ना तो जीतन राम मांझी के आने के बाद प्रसाद ने आवाज दिया, सम्मान जगाया, खाना ब्लॉक नहीं दिखाया। जीतन राम मांझी दलितों के नेता नहीं है। आज भूख जगाने का जीतन राम मांझी दलितों के नेता नहीं है। कौन? जीतन राम मांझी दलितों के नेता नहीं होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं वो सभी दलित भाई समझ गए नहीं है, कोशिश कर रहे नहीं थे। किसके ना अभी जीतन राम मांझी जी का, मैं कहने दीजिए एक बात, जीतन राम मांझी जी का
टेकारी में जीतन राम मांझी जी जिस जाति की बात कर जहां से आते हैं, उस जाति के लोगों को मार करके पैक्स का चुनाव ठीक है, मंटू जी, दलितों का नेता कौन? जीतन राम मांझी वहां गए नहीं, वहां गए नहीं, समय कम है। रामानुज जी माफ कीजिए, माफी के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं, नीतीश जी हैं, नरेंद्र मोदी नीतीश जी हैं, दलितों के नेता, दलितों के नेता नीतीश जी, दलितों के नेता नीतीश जी हैं, दलितों के नेता, सुनिए सर, दलितों के नेता नीतीश जी हैं, नीतीश कुमार है। और आप सुन लीजिए, और कांग्रेस क्या मान रही है? फातिमा जी के साथ एक भी महादलित विधायक नहीं किया, क्योंकि महादलितों का अपमान मांझी जी ठीक है, दलितों के नेता कौन है? महादलित विधायक सारे बता दीजिए फातिमा जी। और नीतीश कुमार, कांग्रेस बिहार की तरक्की चाहती है, सब नेता है, लेकिन दलितों और महादलितों के नेता सब हैं, लेकिन पता नहीं उन नेताओं को शायद खबर हो ना हो, लेकिन खबर ले लीजिए आप सभी, अगर आप सभी नेता हैं जाके देख लीजिए, अभी भी वही दलित, वही महादलित परिवार, उनका अपमान अभी भी हो रहा है और अभी भी भूखे पेट सो रहे हैं। जरूर आप कहिए कितने भी खुद को भरोसा देने के लिए, लेकिन हकीकत नहीं बदली है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आप देख रहे थे महाबहस।